हेलो एथलीट, स्वागत है आप सभी का ट्रेनिंग डायरीज के पहले एपिसोड में। आज है 1 फरवरी 2025 और अब से मैंने सोचा है कि मैं हर महीने एथलीट्स को जो भी ट्रेनिंग कराता हूँ उसको मैं डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करूँगा। हम क्या चीज़ें करते हैं जिससे एथलीट्स का इंप्रूवमेंट आए, और अगर एथलीट्स का इंप्रूवमेंट नहीं भी आ पाता है तो किन चीज़ों की वजह से उसका इंप्रूवमेंट नहीं आता है। मैं चीज़ों को जितना हो सके उतना ट्रांसपेरेंट रखने की कोशिश करूँगा, और जो एथलीट्स अपने घर को छोड़ के बाहर ट्रेनिंग करने नहीं जा पाते उनको भी इन वीडियो से काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। अभी हमारी एकेडमी में मेनली स्प्रिंटर्स और जंपर्स हैं। स्प्रिंटर्स में भी मैक्सिमम एथलीट्स 100 मीटर के हैं और कुछ एथलीट्स 200 और 400 मीटर के हैं। इसके साथ में कुछ एथलीट्स लॉन्ग जंप करते हैं। आज 1 फरवरी है और इसके बाद अगला जो ट्रायल हम लेंगे वो 1 मार्च को लेंगे। जनरली हम लोग जो भी ट्रायल लेते हैं वो हम सैटरडे के दिन लेते हैं। आज का ट्रायल हो जाने के बाद हमारे पास 4 हफ्ते रहेंगे एथलीट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, और इन 4 हफ्तों में से पहले 3 हफ्ते हम मेन ट्रेनिंग करेंगे और जो लास्ट वाला वीक रहेगा वो एक तरीके से डीलोड वीक रहेगा। शुरू के 3 हफ्ते काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होंगे एथलीट्स के लिए। हम धीरे धीरे वर्कआउट के लोड को बढ़ाते जाएंगे और जो लास्ट वीक रहेगा उसमें हम वर्कलोड को काफ़ी कम कर देंगे। और वर्कलोड को कम करने का मतलब ये नहीं कि एथलीट्स आराम करेंगे, बहुत ही हल्का फुल्का वर्कआउट करेंगे, ऐसा नहीं है। डीलोड वीक में हम लोग एक टेस्ट वीक भी रखते हैं, मतलब पूरे हफ्ते हम एथलीट्स की अलग अलग मोटर क्वालिटीज को चेक करेंगे जो कि हमें उस एथलीट के अगले 3 हफ्तों के वर्कआउट प्लान को बनाने में हेल्प करेंगे। हमने अभी रिसेंटली हमारी एकेडमी शिफ्ट करी है शिवपुरी में, और यहाँ पे सभी एथलीट्स का आज पहला ट्रेनिंग सेशन रहेगा जो कि एक ट्रायल रहेगा। तो चलिए अब मैं आपको एक बार ट्रैक दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये पूरा 400 मीटर का ट्रैक है और काफ़ी अच्छी वाइब है यहाँ पे, एकदम शांति का माहौल लग रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं है यहाँ पे, और अभी एथलीट्स आने ही वाले होंगे। तो चलिए देखते हैं उनका आज का पहला ट्रायल कैसा जाता है। तो कल हमने सभी एथलीट्स का ट्रायल ले लिया था और उस ट्रायल के जो रिजल्ट्स थे मैं आपको एक बार शेयर कर देता हूँ। 100 मीटर का ट्रायल टोटल 13 एथलीट्स ने दिया था और यहाँ पे सभी एथलीट्स का नाम लिखा हुआ है, उनका इवेंट लिखा है और उनका जो टाइम आया था वो कितना था वो यहाँ पे हमने लिखा है। जो ये टाइम है ये हमने इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग लिया था, इसमें रिएक्शन टाइम को काउंट नहीं किया है। मतलब जब एथलीट का ज़मीन से हाथ उठ चुका था उस टाइम पे हमने टाइम को स्टार्ट किया, और जब एथलीट की अपर बॉडी ने उस फिनिश लाइन को क्रॉस किया तब हमने वो टाइम को स्टॉप करके चेक किया। तो 100 मीटर में सबसे कम टाइम आया था रोशन का, उसका टाइम था 11.37। फिर एथलीट 1 का टाइम था 11.68। अब एथलीट 1 का मतलब ये है कि मतलब वो जो एथलीट है वो ये बताना नहीं चाह रहा या वीडियोस में शो नहीं करना चाह रहा कि वो यहाँ पे ट्रेनिंग करता है। तो हमने सभी एथलीट्स की प्राइवेसी का भी ध्यान रखा है। ऐसे नहीं है कि मतलब सभी एथलीट की वीडियो बना के डाल रहे हैं हम लोग। हमने सब एथलीट से परमिशन ले ली कि हाँ आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो कि आपकी वीडियो बनाई जाए। तो जो एथलीट नहीं चाहते कि उनकी वीडियो ना बने उनका हमने ऐसे एथलीट 1, एथलीट 2 ऐसे नाम रख दिया है, और लेकिन उनकी भी हम चीज़ें शेयर करेंगे कि मतलब क्या हमने चीज़ों का ध्यान दिया जिससे उनका इंप्रूवमेंट आया। तो यहाँ पे आप ये सभी 100 मीटर एथलीट्स का टाइम देख सकते हो। इसके साथ में दिव्या ने 200 मीटर का टाइम दिया था, उसका टाइम था 28.6। जो 200 मीटर का टाइम था ये भी इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग है। फिर 400 मीटर का ट्रायल 3 एथलीट्स ने दिया था, उनका टाइम था 52, 53 और 57 सेकेंड्स। साथ में लॉन्ग जंप का ट्रायल 5 एथलीट ने दिया था, क्रेश, विकास, एथलीट 9, हिमांशु और एथलीट 5, और इनके जंप का डिस्टेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये सभी एथलीट्स की जो भी परफॉर्मेंस आई है, हमारे अगले महीने का टारगेट है कि सबके अंदर इंप्रूवमेंट आए। अब यहाँ पे जितने भी एथलीट्स का जो भी ये परफॉर्मेंस आया है ये इससे कई ज़्यादा अच्छा कर सकते थे, लेकिन इस टेस्ट में वो उतना ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए। उसका मेरे हिसाब से 2-3 रीज़न है। पहला है कि ये सब अभी तक मिट्टी के ट्रैक पे ट्रेनिंग कर रहे थे, तो सिंथेटिक ट्रैक पे एकदम नई चीज़ है इनके लिए। हो सकता है उनकी बॉडी इस चीज़ को अच्छे से अडेप्ट नहीं कर पाई थी, और जब हम ट्रायल ले रहे थे तो सामने से काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवा आ रही थी, जिसकी वजह से 100 मीटर और 200 मीटर के एथलीट्स का टाइम उतना ज़्यादा अच्छा नहीं आ पाया। जो 400 मीटर एथलीट्स थे उनकी परफॉर्मेंस पर हवा का ज़्यादा इफेक्ट नहीं आया, क्योंकि अगर एक बार हवा सामने से आ रही है तो दूसरे साइड हवा पीछे से भी तो आ रही थी, तो इसलिए 400 मीटर एथलीट्स की परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुई। और साथ में जो लॉन्ग जंप एथलीट्स थे वो दूसरे लॉन्ग जंप पिट पे कर रहे थे जिसमें हवा पीछे से आ रही थी, तो हो सकता है इसलिए लॉन्ग जंप एथलीट्स की परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा खराब नहीं रही। मतलब जो 100 मीटर और 200 मीटर के एथलीट्स थे उनका मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा था उससे काफ़ी ज़्यादा खराब आया, लेकिन जो 400 मीटर और लॉन्ग जंप एथलीट्स थे उनका मैंने जितना एक्सपेक्ट किया उससे बहुत ज़्यादा खराब नहीं था, थोड़ा बहुत ही खराब था। वो इसलिए क्योंकि इन एथलीट्स की परफॉर्मेंस को हवा ने अफेक्ट किया और इन इवेंट्स में हवा का उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया था। इसका एक और रीज़न ये है कि सैटरडे के दिन हमने ट्रायल लिया था और उससे एक दिन पहले फ्राइडे के दिन हम लोग रात में आए थे। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ा था एथलीट्स को, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा थक गए होंगे। ये 2-3 कुछ टेम्पररी पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही, और जहाँ तक है अगले ट्रायल में ये सब कंडीशंस नहीं रहेंगी तो उनका जो टाइम है वो ऑलरेडी इंप्रूव हो चुका होगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि उस इंप्रूवमेंट को और मैक्सिमाइज कर पाएँ। तो चलिए अब सब एथलीट्स का वर्कआउट बना के हम मिलते हैं। तो अभी सभी एथलीट्स का वर्कआउट बन चुका है, अब उस वर्कआउट का हम लोग ब्रीफ देख लेते हैं। तो जो ये वर्कआउट है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन। ठीक है, तो ये मॉर्निंग और इवनिंग सेशन 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। जो मॉर्निंग का वर्कआउट है ये सभी एथलीट्स एक साथ करेंगे। एकदम नई जगह पे आए तो एज अ कोच मेरे को भी मतलब चीज़ों को समझने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने सुबह का वर्कआउट ऐसे डिज़ाइन किया कि वो सब एथलीट्स कर पाएँ, ये वर्कआउट सब एथलीट्स को हेल्प करे।
और जो कॉमन मिस्टेक्स या कॉमन वीकनेस सभी एथलीट्स में है उन सबको हम ठीक कर पाएँ। सुबह का वर्कआउट सभी एथलीट्स एक साथ करेंगे, लेकिन वहीं पे शाम का जो वर्कआउट रहेगा उसमें एथलीट्स को अलग अलग ग्रुप में बांट देंगे उनके इवेंट के अकॉर्डिंग। वर्कआउट में डेली सबसे पहला पार्ट रहेगा वार्म अप का। वार्म अप में हम कुछ ड्रिल्स या फिर ऐसी एक्सरसाइजेस करेंगे जो ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की नहीं होती है और वो धीरे धीरे हमारी बॉडी को वार्म अप कर देंगी। जैसे कि मंडे को हम कुछ स्किप ड्रिल्स करेंगे, ट्यूसडे को स्विचिंग ड्रिल्स करेंगे, वेडनेसडे को एंकल स्टिफनेस के लिए थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस करेंगे, लो लेवल प्लायोमेट्रिक्स करेंगे, थर्सडे को शफल वाली स्किप्स करेंगे, फ्राइडे को फिर से लो लेवल प्लायोमेट्रिक्स है। जो वेडनेसडे के दिन हम लोग प्लायोमेट्रिक्स करेंगे वो हमारे एंकल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, और वहीं पे जो फ्राइडे वाले प्लायोमेट्रिक्स है ये हमारे हिप और नी जॉइंट के लिए है। सैटरडे को हम लोग कुछ ड्रिल्स करेंगे कोऑर्डिनेशन के लिए। तो जो सुबह के वर्कआउट का पहला पार्ट है वो एकदम सिंपल सा है, इजी है, ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वाला नहीं है, धीरे धीरे हमारी बॉडी को वो वार्म अप कर देगा। इसके बाद वाला जो पार्ट है वो हल्का सा स्ट्रेंथनिंग टाइप का है। मंडे को हम लोग हमारी हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथनिंग करेंगे, ट्यूसडे को हिप फ्लेक्सर की स्ट्रेंथनिंग। ये दोनों मसल मेरे हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्प्रिंटिंग के लिए, क्योंकि हिप फ्लेक्सर की मसल हमारे पैर को आगे फास्ट लाने में मदद करती है और हैमस्ट्रिंग की मसल लेग्स को पीछे लेके जाने में हेल्प करती है। वेडनेसडे के दिन हम अपर बॉडी के लिए एक्सरसाइजेस करेंगे, थर्सडे को हम लोग बैंड के साथ एक्टिवेशन एक्सरसाइजेस करेंगे, फ्राइडे को आइसोमेट्रिक और सैटरडे को इसेंट्रिक एक्सरसाइजेस करेंगे। ये सारी चीजें मैं आपको आगे चल के वीडियो में दिखाऊंगा अभी। फिर इसके बाद में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस करेंगे, जैसे कि मोबिलिटी वाली एक्सरसाइज हो गई या फिर इसेंट्रिक लैंडिंग्स जो हमारे लेग्स में शॉक को एब्जॉर्ब करने की क्वालिटी को इंप्रूव करती हैं, कॉन्सेंट्रिक प्लायोमेट्रिक्स, और कुछ ड्रिल्स करेंगे बैंड के साथ में। तो ये सुबह का ये एक मेन पार्ट है, ये हमारा वार्म अप वाला पार्ट रहेगा। ये हो जाने के बाद हम लोग स्पेशल एंड्योरेंस को ट्रेन करेंगे, और जो ये स्पेशल एंड्योरेंस वाला पार्ट है ये हम डेली ट्रेन करेंगे अगले 3 हफ्तों तक। इसमें हमें क्या करना है, 30 मीटर की 8 रेपिटेशन लगानी है, और जो रेपिटेशन हम लगाएंगे उसके बीच में हमें बिल्कुल रेस्ट नहीं लेना है। मतलब जैसे ही हम 30 मीटर लगाएंगे एथलीट वापस से वॉक करके जाएगा और फिर से वो 30 मीटर लगाएगा। ऐसे कंटिन्यू हमें 8 रेपिटेशन लगानी है। अब ये वाला वर्कआउट हमने इसलिए ऐड किया है क्योंकि काफी सारे एथलीट्स को सिंथेटिक ट्रैक पे दौड़ने की आदत नहीं है, और इस का जो वर्कआउट है जिसमें हम बार बार एक्सेलरेट कर रहे हैं ट्रैक पे, हमारी बॉडी धीरे धीरे अडेप्ट हो जाती है उस सरफेस पे दौड़ने के लिए। ये हो जाने के बाद हम डेली कुछ प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करेंगे। मंडे को काउंटर मूवमेंट जंप्स है, ट्यूसडे को हॉरिजॉन्टल जंप्स रहेंगी, फिर रिएक्टिव जंप्स, फिर कुछ जंप ड्रिल्स रहेंगी, पोगो जंप्स हमारे एंकल के लिए, और स्पीड हॉप्स। और ये सब हो जाने के बाद अगर हमारे पास टाइम बचता है तो फिर हम पोस्चर ड्रिल्स करेंगे विकेट्स पे। जो वर्कआउट का टाइम है वो हमने डिसाइड किया 7 बजे से 10 बजे तक। तो बहुत बार क्या होगा, जो ये जंप वाला वर्कआउट है या स्पेशल एंड्योरेंस वाला, ये सारी चीजें 9 या 9:30 बजे खत्म हो जाएंगी। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि हमारा वर्कआउट ज़्यादा जल्दी खत्म हो रहा है तो फिर हमारे पास जो टाइम बचा है उसमें हम लोग पोस्चर ड्रिल्स करेंगे विकेट्स के ऊपर, क्योंकि जो हमारा ट्रायल था उसमें मैंने देखा कि काफ़ी सारे एथलीट्स का पोस्चर खराब हो रहा था। अब इसके बाद में जो इवनिंग सेशन है, हम लोग डेली इवनिंग सेशन नहीं करेंगे, एक एक दिन छोड़ के करेंगे। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को इवनिंग सेशन है, और ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को रेस्ट रहेगा। इसमें अलग अलग ग्रुप्स बन जाएंगे। जैसे मंडे को 100 मीटर और लॉन्ग जंप एथलीट्स एक्सेलरेशन करेंगे, और वहीं पे 200 और 400 मीटर एथलीट्स इंटेंसिव टेम्पो करेंगे। और वहीं पे वेडनेसडे के दिन 100 मीटर और 200 मीटर के एथलीट्स टॉप स्पीड के लिए करेंगे, लॉन्ग जंप एथलीट शॉर्ट रन अप से जंप्स करेंगे, और 400 मीटर एथलीट्स का एरोबिक कंडीशनिंग वाला वर्कआउट रहेगा, मतलब हमारे बॉडी का स्टेमिना बढ़ाने वाला वर्कआउट। अब इसके बाद फ्राइडे को 100, 200 और 400 तीनों एथलीट्स का स्पीड एंड्योरेंस वाला वर्कआउट रहेगा, और जो लॉन्ग जंप एथलीट्स है वो जंप ड्रिल्स करेंगे। आई होप आपको ये वर्कआउट का बेसिक ओवरव्यू मिल चुका होगा। अब ये वर्कआउट हम कैसे कैसे करेंगे, कौन सी एक्सरसाइजेस इनमें ऐड होंगी, वो सब चीजें हम आगे वीडियो में देखते जाएंगे। अब मंडे के दिन हमने सबसे पहले स्किपिंग ड्रिल्स कर ली थी, इसकी मैं वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अब नेक्स्ट मंडे सेशन में आपको ये दिख जाएंगी। स्किपिंग ड्रिल्स करने के बाद हमने हैमस्ट्रिंग के लिए एक्सरसाइजेस करी थी, जिसमें सबसे पहली एक्सरसाइज ये थी। इसमें हम लोग एक लॉन्ग लीवर ग्लूट ब्रिज की पोजीशन पे आ जाएंगे और एक पैर को नी बेंड करके लिफ्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हमने करी थी आइसोमेट्रिक लेग कर्ल। इसमें हम इस पोजीशन पे लेट जाएंगे, हमारा पार्टनर हमारे पैर को पकड़ लेगा और हम हमारे पैर को अंदर खींचने की कोशिश करेंगे। अगली एक्सरसाइज में हमने स्विचेस करे थे हैमस्ट्रिंग के, जिसमें हम हमारे पैर को उठा के आगे जा रहे थे और वापस से अंदर लेके आ रहे थे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमने इस पोजीशन को होल्ड करके रखा था और हमारा ट्रेनिंग पार्टनर हमारे पैर को पकड़ के हमारी पूरी बॉडी को ऊपर लिफ्ट कर रहा था। हमें कोशिश करना था कि हम हमारी बॉडी को पूरा स्टिफ रख पाए। इसके बाद अगली एक्सरसाइज थी एलिवेटेड हील हिप थ्रस्ट। इसमें हम हमारे एक पैर को बॉक्स से दीवार पे से रख लेंगे और हमें उसी पैर से पुश करके अपनी बॉडी को ऊपर उठाना है। हम ऊपर थोड़ा फास्ट जाएंगे और नीचे आराम से आएंगे। इसके बाद में हमने कुछ वॉल मोबिलिटी वाली एक्सरसाइजेस करी थी, ये आपको अगले हफ्ते वाले सेशन में दिख जाएंगी। इसके बाद में सभी एथलीट्स ने 30 मीटर की 8 रेपिटेशंस लगाई बिना किसी रेस्ट के, और सभी एथलीट्स को मैंने एक टारगेट दिया था कि आपको इस टारगेट से कम में ही लगानी है। जैसे मतलब 30 मीटर की 8 लगानी है, लेकिन ऐसे नहीं कि वो कोई भी टाइम की होंगी। कुछ एथलीट्स का टारगेट था 4 सेकंड, तो उन एथलीट्स को 30 मीटर की 8 लगानी है, लेकिन वो सारी 8 रेपिटेशंस
4 सेकंड से कम होनी चाहिए। अगर 4 के ऊपर उनका टाइम जा रहा था तो वो 8 रेपिटेशंस के अंदर उनको काउंट नहीं कर रहे थे। ये हो जाने के बाद कुछ काउंटर मूवमेंट जंप्स करी थी, जिसमें हमने किया था ब्रॉड जंप, सिंगल लेग ब्रॉड जंप, आइसोमेट्रिक स्क्वाट पोजीशन को होल्ड करके वहां से ब्रॉड जंप किया था। और मंडे सुबह का सेशन काफी ज्यादा लंबा चला था क्योंकि एथलीट्स का जो 30 मीटर का टारगेट था वो उसको अचीव ही नहीं कर पा रहे थे। उन्हें 30 मीटर की 8 लगानी थी, लेकिन उन्हें 16 या 17 रेपिटेशन कुछ लगाई होंगी, तब जाके उनकी 8 रेपिटेशन काउंट हुई। तो इसलिए सेशन काफी ज्यादा लंबा चल गया था, इसलिए हम लोग पोस्चर ड्रिल्स नहीं कर पाए। इसके बाद मंडे शाम का जो सेशन था वो कुछ एथलीट का अच्छा गया था। तो जैसा कि आपको पता है कि जो डीलोड टेस्ट था वो इन 13 एथलीट्स ने दिया था। 100 मीटर की बात कर रहा हूँ मैं, और इन सभी एथलीट्स का 100 मीटर का टाइम इतना आया था। अब मंडे शाम को जो 100 मीटर एथलीट्स थे उनका 60 मीटर का वर्कआउट था, उन्हें 60 मीटर की 6 रेपिटेशंस लगानी थी, और इन सब रेपिटेशंस का हमने हैंड टाइमिंग लिया था। अब सब एथलीट्स का हमने 100 मीटर का टाइम लिखा है और आगे 60 मीटर का बेस्ट टाइम लिखा है, मतलब वो 6 में से जो उनका बेस्ट टाइमिंग था वो यहाँ लिखा है। कुछ एथलीट्स ने किया नहीं था, जैसे कि मोहित, अवित और निशांत ने 100 मीटर का ट्रायल दिया था, लेकिन उसका इवेंट 200 मीटर है तो उसका अलग वर्कआउट था। वहीं पे मोहित को ग्रोइन में पेन हो रहा था और अवित ट्रैक पे नहीं आया था, तो सिर्फ ये 10 एथलीट ने वो 60 मीटर वाला वर्कआउट किया था। अब यहाँ पे हमने सबका 100 मीटर का टाइम लिख लिया और 60 मीटर का टाइम लिख लिया, और इसकी मदद से हमें एक्सेल में एक बहुत बढ़िया सी चीज पता चलेगी। अब इसमें आप 100 मीटर का टाइम देखो, रोशन का टाइम आया है 11.37 और जो एथलीट 1 था उसका टाइम था 11.68। अब दोनों का 100 मीटर का टाइम है तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि किसका टाइम अच्छा है। हम समझ सकते हैं कि हाँ, रोशन ज्यादा तेज दौड़ा था। सेम वैसे ही अगर हम दो एथलीट का 60 मीटर का टाइम कंपेयर करेंगे, जैसे कि मनदीप और एथलीट 2, तो मनदीप का टाइम आया 6.99 और एथलीट 2 का टाइम आया 7.12। हम यहाँ पे भी कंपेयर कर सकते हैं कि मनदीप ज्यादा तेज दौड़ रहा था क्योंकि उसका 60 मीटर का टाइम दूसरे एथलीट से कम आया। अगर दो सेम डिस्टेंस है तो उनका कंपैरिजन करना इजी है। एक 100 मीटर का टाइम और एक 100 मीटर का टाइम लेंगे तो हम उसमें बता सकते हैं कि कौन सा तेज था। सेम ऐसे ही एक 60 मीटर और एक 60 मीटर का टाइम लेंगे तो हम उसमें भी बता लेंगे कि कौन सा तेज था। लेकिन कंफ्यूजन तब होता है जब एक 60 मीटर का टाइम होता है और एक 100 मीटर का टाइम होता है, और ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल रहता है कई बार कि 60 मीटर अच्छी थी कि 100 मीटर अच्छी थी, और वही चीज समझने की हम कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे मैंने इन सभी एथलीट्स के इस डेटा को इस ग्राफ पे प्लॉट कर दिया है। अब ये नीचे ग्राफ में जो एक्स एक्सिस है इस पे 100 मीटर का टाइम है, मतलब जितना हम राइट साइड जाएंगे उतना टाइम खराब होगा और जितना लेफ्ट साइड जाएंगे उतना टाइम अच्छा रहेगा। यहाँ पे है 15 सेकंड, ये है 14 सेकंड, ये है 12 सेकंड, ये है 10 सेकंड। और सेम ऐसी जो वाई एक्सिस है उसमें 60 मीटर का टाइम है, जैसे कि 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड या 8.5 सेकंड। अब हमने क्या किया, हर एक एथलीट का 60 मीटर और 100 मीटर का टाइम चेक किया और उसको इस ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। अभी कैसे करेंगे हम समझते हैं। जैसे रोशन का टाइम है 11.37, अब 100 मीटर के टाइम में 11.37 यहाँ पे 11 और 11.5 के बीच में होगा, और उसका 60 मीटर का टाइम था 6.75 और ये 6.5 और 7 के बीच में होगा। तो 6.5 और 7 के बीच में ये दो लाइन हो गई और 11 और 11.5 के बीच में दो लाइन हो गई, और इसके बीच में ये वाला जो पॉइंट है ये रोशन का पॉइंट है। सेम ऐसे ही जो एथलीट 5 है इसका अगर हम देखेंगे तो 14.67 है, ये 14.5 और 15 के बीच में होगा, और इसका 60 मीटर का टाइम था 8.25, ये भी 8 और 8.50 के बीच में होगा। तो वो ये रहा, ये है एथलीट 5 का पॉइंट। तो ऐसे ही यहाँ पे जितने भी एथलीट्स हैं सभी एथलीट का एक एक पॉइंट हमने ग्राफ पे डाल दिया है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये इस लाइन के आसपास हैं। आप देख सकते हो कि इस जगह पे कोई भी पॉइंट नहीं है। अब ऐसा क्यों? मान लो कि हमने यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया, तो इस पॉइंट का मतलब क्या है, उस एथलीट का जो 60 मीटर का टाइम आया वो 6.5 सेकंड आया और उसका 100 मीटर का टाइम आया 14.52, और ये चीज पॉसिबल ही नहीं है कि किसी एक एथलीट का 60 मीटर का टाइम 6.5 सेकंड आ जाए और उसका 100 मीटर का टाइम 14.5 सेकंड आए। ऐसा हो ही नहीं सकता। जितने भी एथलीट्स होंगे वो सब इस लाइन के आसपास रहेंगे। मतलब जैसे जैसे हमारे 60 मीटर का टाइम कम होगा वैसे वैसे हमारे 100 मीटर का टाइम भी कम होगा। आई होप यहाँ तक आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ एथलीट्स लाइन के एग्जैक्टली ऊपर हैं, वहीं पे कुछ एथलीट्स लाइन के ऊपर वाले एरिया में और कुछ एथलीट्स लाइन के नीचे वाले एरिया में। अगर कोई एथलीट इस लाइन के ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब है कि जैसा वो 100 मीटर दौड़ा था वैसा ही वो 60 मीटर दौड़ा है, और किसी एथलीट का पॉइंट अगर इस लाइन के ऊपर है तो इसका मतलब है कि वो 100 मीटर जितना तेज दौड़ा था उससे खराब वो 60 मीटर में दौड़ा। और वहीं पे अगर किसी एथलीट का पॉइंट इस लाइन के नीचे है तो इसका मतलब है कि वो 60 मीटर अपने 100 मीटर से ज्यादा अच्छा दौड़ा था। एग्जाम्पल के लिए ये वाला एथलीट ये सबसे ज्यादा दूर है और ये है एथलीट 1, इसका 60 मीटर का टाइम आया 6.59 और 100 मीटर का टाइम था 11.66। अब इसका जो 100 मीटर है वो काफी ज्यादा खराब है और 60 मीटर ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ऊपर ये रोशन को आप कंपेयर करके देख सकते हो, उसका 60 मीटर का टाइम तो 6.75 आया और जब उसका 6.75 आ रहा है वो 11.37 में दौड़ सकता है, तो ये तो आराम से 11.37 से कम में दौड़ ही लेगा। अब ये जो 3 एथलीट है इनका जो 100 मीटर का बेस्ट था उनसे अच्छा उन्होंने ये 60 मीटर में किया है, तो काफी ज्यादा चांसेस है कि अगली बार जब भी हम टेस्ट करेंगे
तो ये इनका जो पिछले 100 मीटर का टाइम आया था उससे कम टाइम में वो दौड़ लेंगे। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सबसे खराब था इस एथलीट का, और ये है एथलीट 4। इसका 100 मीटर का टाइम था 12.31 सेकेंड्स, और इसके हिसाब से इसका 60 मीटर का टाइम काफी ज्यादा खराब आया है, जो कि है 7.37। इसका 60 मीटर का टाइम 7:15 या 7:20 के आसपास आना चाहिए था, लेकिन फिर भी खराब आया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब वो 100 मीटर दौड़ा था, या जब भी वो जनरली स्प्रिंट करता है, वो अपनी अपर बॉडी को आगे काफी ज्यादा झुका देता है, जो कि नहीं होना चाहिए। और इस वर्कआउट के टाइम उसे मैंने यही चीज सुधारने के लिए बोला था कि जब हम स्प्रिंट करेंगे आपको ज्यादा आगे नहीं झुकना है, आप अपनी अपर बॉडी स्ट्रेट रखने की कोशिश करना और अपने नीज को थोड़ा और ऊपर लिफ्ट करना। भले आपका टाइम खराब आए चलेगा, लेकिन आप अपनी टेक्निक पे ध्यान देना। और इसी वजह से उसका जो टाइम है वो जितना एक्सपेक्टेड था उससे थोड़ा खराब चला गया। तो इन 3 एथलीट के लिए तो ये 60 मीटर का वर्कआउट बहुत अच्छा गया था। बाकी जो ये एथलीट 4 है, इसने भी अपनी टेक्निक को थोड़ा बहुत इंप्रूव किया, तो वो भी एक अच्छी बात है। और जो बाकी के एथलीट्स थे उनके लिए मतलब एक एवरेज टाइप का ये सेशन था। और अब इसके साथ में जो 400 मीटर और 200 मीटर एथलीट्स थे, उनका टेम्पो वर्कआउट था। इसमें उन्हें 400 मीटर की 10 रेपिटेशंस लगानी थी, और हर एक रेपिटेशन के बीच में वो 1 मिनट का रेस्ट लेंगे। हमने सारी 10 रेपिटेशंस का टाइम नोट कर लिया था, और फिर उन सब रेपिटेशंस का एक एवरेज टाइम निकाल लिया। अब जो टेम्पो वाला वर्कआउट था, इसका एवरेज क्या था हम देखते हैं। एथलीट 6 का एवरेज आया था 1 मिनट 14 सेकेंड, एथलीट 7 का एवरेज था 1 मिनट 26 सेकेंड, और एथलीट 8 का था 1 मिनट 21 सेकेंड। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एथलीट 6 का 400 मीटर का टाइम सबसे अच्छा था, और उसका जो ये वर्कआउट था उसमें भी एवरेज सबसे अच्छा आया है। लेकिन हमें देखना है एथलीट 7 और एथलीट 8 को। जो एथलीट 7 है उसका एवरेज आया है 1:26, और एथलीट 8 का एवरेज आया है 1:21। यहाँ पे आप देखो, जो एथलीट 8 है वो 400 मीटर उतना अच्छे से नहीं दौड़ेगा, लेकिन अगर उसको 400 मीटर 10 बार दौड़ने को बोलेंगे 1-1 मिनट के रेस्ट पे, तो वो उसको अच्छे से दौड़ लेगा। वहीं पे जो एथलीट 7 है वो 400 मीटर अच्छा दौड़ लेगा, लेकिन जब उसे बार बार दौड़ने के लिए बोलेंगे तब वो दौड़ नहीं पाएगा। और इससे हमें एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाती है कि जो एथलीट 7 है उसके अंदर अच्छी स्पीड है, और वहीं पे जो एथलीट 8 है उसके अंदर अच्छी एंड्योरेंस है। और 400 मीटर एक ऐसा इवेंट है जिसमें हमें किसी एक चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, हमें दोनों चीज़ को इम्प्रूव करना है। तो यहाँ पे जो एथलीट 7 है उसको अपनी एंड्योरेंस बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए, और एथलीट 8 को अपनी स्पीड बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए। और इस महीने तो दोनों एथलीट सेम वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि अगले महीने हम दोनों का वर्कआउट चेंज कर दें। भले दोनों एथलीट 400 मीटर कर रहे हैं, लेकिन एक को स्पीड बढ़ानी है, एक को अपना एंड्योरेंस बढ़ाना है, तो वर्कआउट सेम नहीं रख सकते, कुछ कुछ चेंजेस हमें करने पड़ेंगे। दिव्या और निशांत ने भी सेम यही वर्कआउट किया था। निशांत का एवरेज था 1 मिनट 23 सेकेंड, और दिव्या का एवरेज था 1 मिनट 34 सेकेंड। इसके साथ में जो जंपर्स थे उनने भी 60 मीटर की 6 रेपिटेशंस लगाई, और उनका जो टाइम आया था वो एक एवरेज टाइम था, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं है उसमें डिस्कस करने के लिए। इसके बाद ट्यूसडे के दिन हमने वर्कआउट में सबसे पहले स्विचिंग ड्रिल्स करी थी। स्विचिंग ड्रिल्स कुछ इस टाइप की ड्रिल्स रहती हैं जिसमें हम लोग झटके से हमारे लेग्स को स्विच करते हैं। इसके हमने अलग अलग वेरिएशंस करे थे। हम 1 मिनट तक ड्रिल कर रहे थे, और उसके बाद हमने 1 मिनट का रेस्ट लिया था। जो 1 मिनट तक हम ड्रिल कर रहे हैं उसमें मैं बीच बीच में विसल कर रहा था, और जब मैं विसल कर रहा हूँ तब एथलीट्स को स्विच करना है। कुछ कॉमन से वेरिएशंस मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे है ये सिंगल ए स्विच, और अगली जो ड्रिल है वो है ए डबल स्विच, जो हम कुछ इस तरीके से करते हैं। ये आपको दोनों पैर से करना है, एक बार राइट से करेंगे एक बार लेफ्ट से। फिर हमने कुछ स्ट्रेट लेग स्किप्स करे थे, इसमें भी हमने डबल स्विच वाला वेरिएशन किया था। फिर हमने कुछ स्विचिंग ड्रिल्स प्लैंक की पोजीशन पे आके करे थे। ऐसे प्लैंक की पोजीशन पे हम बैठ जाएंगे और हल्का हल्का जंप करते रहेंगे, और जब मैं विसल करूंगा तो जल्दी से बाहर जाके अंदर आना है। इसके साथ में हमारा वर्कआउट हिप फ्लेक्सर का भी था, तो हिप फ्लेक्सर के लिए हमने कुछ स्विचिंग ड्रिल्स करी। इसी में एक डबल स्विच वाला वेरिएशन किया, और एथलीट्स की हालत ज़्यादा ख़राब हो रही थी तो इसे छोड़ के हम अगले पार्ट पे चले गए। हमने सिंगल लेग रेजेस किए थे, इसमें 50-50 रेपिटेशंस करने थे हमें दोनों पैर से। इसके बाद में हमने बैंड के साथ में नी ड्राइव की प्रैक्टिस करी। ये एक्सरसाइज दो एथलीट पार्टनर बन के कर रहे थे। एक एथलीट पीछे बैंड पकड़ के खड़ा हो गया था, और हम लंजेस की पोजीशन पे बैठ जाएंगे और पीछे वाले पैर पे वो बैंड को अटका लेंगे, और यहाँ से हम एक पावरफुल तरीके से अपने पीछे वाले पैर को आगे ड्राइव करके लेके आएंगे। इसके बाद हमने सेम कल के जैसे 30 मीटर की 8 रेपिटेशंस लगाई, लेकिन आज एथलीट्स कल के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छा कर रहे थे। कल उन्हें बहुत ज्यादा रेपिटेशंस लगानी पड़ी थी वो टारगेट को अचीव करने के लिए, लेकिन आज सबने वो एक ही बार में कर लिया। थोड़ा सा हमने टारगेट बढ़ाया था, लेकिन फिर भी आज जो उनका टाइम आ रहा था कल के टारगेट के हिसाब से भी अच्छा ही आ रहा था, और ये वर्कआउट काफी ज्यादा जल्दी खत्म हो गया था। तो इसके बाद हमने हॉप बाउंड किए थे। हमने कोन्स को 2 मीटर के गैप पे लगाया था, और एथलीट को एक हॉप एक बाउंड, एक हॉप एक बाउंड इस तरीके से जंप करना था। और ये सब हो जाने के बाद एथलीट्स ने कुछ पोस्चर ड्रिल्स करी थी। इसमें ज्यादातर जो ड्रिल्स थी वो सिंगल लेग हाई नी के वेरिएशंस थे, और ये
सब हो जाने के बाद सभी एथलीट्स ने अपने पोस्चर को इंप्रूव करने के लिए एक लास्ट 120 मीटर की रेपिटेशन लगाई, जिसमें उनका मेन फोकस था जितना हो सके उतना टॉल रह के नी को अच्छे से लिफ्ट करके अच्छा पोस्चर मेंटेन करके दौड़ना। और यहाँ पे हमारे पहले हफ्ते के 2 दिन हो चुके हैं और सारे एथलीट्स काफी ज्यादा एक्साइटेड है नई जगह पे आके, तो वो वर्कआउट को भी अच्छे से सिंसियरली कर रहे हैं और काफी ज्यादा उम्मीद है कि अगले टेस्ट में सभी एथलीट्स बहुत अच्छा करेंगे। ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे के दिन सबसे पहले हमने करी थी एंकल स्टिफनेस के लिए कुछ एक्सरसाइजेस। सबसे पहले सभी एथलीट्स ने स्किपिंग करी थी। हमने 5 मिनट तक स्किप किया था दोनों पैरों से। इसमें हमें कोशिश करना था कि हम हमारी हील को जमीन पे टच ना होने दें। 5 मिनट तक करने के बाद 2.5 मिनट तक सभी एथलीट्स ने सिंगल लेग से करा था, फिर 2.5 मिनट तक अगले पैर से किया था, तो टोटल 10 मिनट तक सबने स्किपिंग करी थी। ये करने से बॉडी थोड़ा बहुत अच्छे से वार्म अप हो चुकी थी और इसमें काफी ज्यादा बढ़ जाती है लास्ट में, तो ये अपने एंकल की स्टिफनेस के लिए काफी अच्छी एक्सरसाइज है। ये हो जाने के बाद सभी एथलीट्स स्टेयर पे चले गए थे और हमने इस पोजीशन को होल्ड किया था। हमने 2 मिनट तक होल्ड किया था इस पोजीशन को दोनों लेग्स के साथ में। इसमें हमें हमारे हील्स को थोड़ा और ऊपर उठा के रखना चाहिए था, लेकिन ये लोग उतना अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मोहित जिस तरीके से हील को उठा के खड़ा है, हमें इस तरीके से हील को उठा के खड़ा होना था। ये हो जाने के बाद हमने इसेंट्रिक काफ रेस किया था। इसमें हम लोग इस पोजीशन पे आ जाएंगे। हमें हमारे पैर को हवा में रखना है इस तरीके से। हम ऊपर जितना हो सके उतना फास्ट जाएंगे और नीचे हम 5 सेकंड के अंदर आएंगे। हमें ज्यादा जल्दी नहीं आना है, हम आराम से धीरे धीरे 1 2 3 4 5 ऐसे धीरे धीरे काउंट करके आएंगे। इस चीज के हमने टोटल 60 रेपिटेशंस लगाए थे दोनों पैरों के साथ में। इसके बाद हम लोग ऊपर स्टेयर से नीचे लंजेस करते हुए आए थे। हमें हमारी बॉडी को ऊपर से नीचे ड्रॉप करना था। जैसे हम नॉर्मल लंजेस करते हैं वैसे हमें करते हुए नहीं आना है, मतलब वॉक करके या उतरते हुए नहीं आना है। हम हमारी बॉडी को हल्का सा ऊपर उठाएंगे और नीचे गिरेंगे और ट्राई करने की हमारी एडी नीचे दबे ना। ये हो जाने के बाद सभी एथलीट्स ने एक सर्किट किया था। इसमें हम पहले 10 पुशअप्स करेंगे, फिर 9 ट्राइसेप डिप्स करेंगे, फिर 8 पुशअप, फिर 7 ट्राइसेप डिप, 6 पुशअप, 5 ट्राइसेप डिप, 4 पुशअप, 3 ट्राइसेप डिप, 2 पुशअप, 1 ट्राइसेप डिप। तो ऐसे ये पूरा एक सर्किट होगा। ऐसे हमने 3 सर्किट किए थे। इसके बाद 10 पुलअप्स के 3 सेट किए थे सब एथलीट्स ने। तो यहाँ पे हमारा एंकल स्टिफनेस और अपर बॉडी वाला पार्ट खत्म हो गया था। इसके बाद सभी एथलीट्स ने एक प्लैंक का सर्किट किया था। ये हमने 10 या 15 मिनट ऐसे कोई टाइम के लिए किया था। हम 1 मिनट तक एक पोजिशन को होल्ड कर रहे थे और 1 मिनट होने के बाद हमने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया था उस दिन। तुरंत हम दूसरी एक्सरसाइज पे शिफ्ट हो गए थे। तो इसमें सबसे पहला वेरिएशन था ये वाला, जिसमें हम लोग सीधा हाथ रख के प्लैंक की पोजीशन पे होल्ड कर रहे थे। अगली एक्सरसाइज में हमने रिवर्स प्लैंक किया था। इसके बाद हमने किया था साइड प्लैंक। दोनों साइड से हमने ये चीज करी थी। फिर अल्टरनेट हाथ और पैर को लिफ्ट करके ये वाले प्लैंक की पोजीशन होल्ड की थी। इसके बाद हमने फिर से रिवर्स प्लैंक किया था। फिर हमने सीधा हाथ रख के साइड प्लैंक किया था। फिर ये पाइक पुशअप वाली पोजीशन को होल्ड किया था हमने। इसके बाद हमने साइड प्लैंक किया था और इसमें हमें हमारे ऊपर वाले पैर को हाई नी की तरह ऊपर लिफ्ट करके इस पोजीशन को होल्ड करना था। जैसे ये एथलीट उतना अच्छे से नहीं कर रहा है, हमें इस एथलीट की तरह करना है। अनुराग जैसे कर रहा है, बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म है इसका। फिर इसके बाद हमने हाफ पुशअप की पोजीशन को होल्ड किया था। नॉर्मल पुशअप की पोजीशन पे हमने होल्ड नहीं किया था, हमने नकल पुशअप की पोजीशन पे होल्ड किया था। इसके बाद हमने रिवर्स प्लैंक की ये वाली पोजीशन होल्ड करी थी। फिर एक नॉर्मल प्लैंक था और फिर प्लैंक प्लस पुशअप का एक सेट था। तो यहाँ पे हमारा पूरा प्लैंक का सर्किट हो गया था। इसके बाद फिर से हमने वो 30 मीटर की 8 रेपिटेशंस लगाई थी और अब धीरे धीरे मतलब एथलीट्स को आदत हो चुकी है 30 मीटर का वर्कआउट करने की। तो ये नॉर्मल सेशन था, बहुत ज्यादा मैंने उनको पुश नहीं करवाया। इसके बाद हमें रिएक्टिव जंप्स करनी थी, तो उसमें हम लोग ऊपर स्टेयर से ड्रॉप जंप करते हुए आ रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से हमने ये एक्सरसाइज को किया था। ऊपर से एथलीट नीचे गिरेगा और बिना अपने हील को प्रेस किए जितना हो सके उतना कम ग्राउंड कांटेक्ट रख के ऊपर जंप करना है। ये हो जाने के बाद हमने क्विक फीट के 5 सेकंड के सेट किए थे। 8 या 10 सेट किए होंगे हमने। इसमें भी हमारा मेन फोकस था ग्राउंड कांटेक्ट को कम रखने का। अगली एक्सरसाइज थी क्विक जंप। इसमें हम लोग कुछ इस तरीके से जंप करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसमें भी सभी एथलीट्स को इस चीज पे ध्यान देना था कि वो ग्राउंड कांटेक्ट को कम रख पाए। हमने 20 मीटर तक किया था और इसके 2 या 3 सेट किए थे। इसके बाद वेडनेसडे शाम को 100 और 200 मीटर एथलीट्स का टॉप स्पीड का वर्कआउट था। 400 मीटर एथलीट्स का एरोबिक कंडीशनिंग वाला वर्कआउट था, जिसमें उन सब ने 3 किलोमीटर की एक रेपिटेशन लगाई थी। मतलब 3 किलोमीटर करना था उनको एक बार, जितना हो सके उतने कम टाइम में। फिर इसके बाद में जो लॉन्ग जंप एथलीट्स थे उनने शॉर्ट रनअप से जंप्स करी थी। अब जो 400 मीटर एथलीट्स थे उनमें एथलीट 6 जो था उसका टाइम आया था 11:01, एथलीट 7 का टाइम आया था 13:38 और एथलीट 8 का टाइम आया था 11:53 सेकेंड्स। तो ये पहला हफ्ता था, तो इसमें नॉर्मली टारगेट दिया था मैंने। एथलीट 6 का टारगेट था 11 सेकंड में करना। एथलीट 7 को करना था 13 सेकंड में, लेकिन वो नहीं कर पाया। एथलीट 8 को करना था 12 सेकंड में और उसने कर लिया था। और एथलीट 8 का टारगेट इसलिए कम दिया था क्योंकि कुछ टाइम पहले आपको बताया था कि जो एथलीट 8 है उसका एंड्योरेंस अच्छा है, एथलीट 7 है उसका एंड्योरेंस अच्छा नहीं है, तो इसलिए इन दोनों एथलीट्स को अलग अलग टारगेट मिला था। इसके साथ में जो लॉन्ग जंप एथलीट्स थे उसमें क्रिश की जंप आई थी 520 मीटर। 5 स्टेप का रनअप लिया था हमने। सभी एथलीट्स ने 5 स्टेप के रनअप से जंप करी थी। और जो विकास है, विकास की जंप आई थी 480। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि विकास है, इसकी ट्रायल में जंप आई थी 595 और जो एथलीट 9 है इसकी जंप आई थी 542। हम
देख सकते हैं कि विकास की जंप ज्यादा है, तो सेम उसी तरीके से 5 स्टेप से भी उसकी जंप ज्यादा आनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे मतलब दोनों एथलीट्स की लगभग सेम जंप आई है। तो इसमें जनरली 2 कंडीशन होगी, या तो विकास ने खराब जंप करी है 5 स्टेप से, या फिर जो एथलीट 9 है उसने ज्यादा अच्छी जंप करी है 5 स्टेप से। तो इसमें जो दूसरा केस है वो सही है, जो एथलीट 9 है उसकी जो 4.8 वाली जंप है ये ज्यादा अच्छी है, क्योंकि अगर ये 5 स्टेप से 4.8 मीटर जंप कर पा रहा है तो ये अपने फुल रनवे से आराम से 6 मीटर पार कर लेगा। लेकिन ये सिर्फ तब हो पाएगा जब उस एथलीट की स्पीड अच्छी खासी है, और जो एथलीट 9 है हाँ उसके अंदर इतनी स्पीड है कि वो इतनी जंप कर सकता है। तो अब जो एथलीट 9 है उसको मेनली इस चीज पे ध्यान देना है कि उसके अंदर जितनी भी स्पीड है वो उसको अपनी जंप में कन्वर्ट कर पाए। उसके लिए हम लोग धीरे धीरे उसके लॉन्ग जंप के रन अप को बढ़ाते जाएंगे। क्रिश की जंप आई थी 520, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि उसकी 550 तक आ जाए। तो जब तक क्रिश की 550 जंप नहीं आ जाती हम उसके रन अप को नहीं बढ़ाएंगे। सेम विकास के लिए जब तक उसकी जंप 5 मीटर के ऊपर नहीं आ जाती हम उसके रन अप को नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन जो एथलीट 9 है उसका हम रन अप बढ़ा देंगे। वो अगले हफ्ते 7 स्टेप से जंप करेगा, और 7 स्टेप से उसका टारगेट रहेगा 5:30 के आसपास जंप करने का। जो हिमांशु है उसको नी में इंजरी हो गई है, काफी पेन है उसको साइड में, तो वो वर्कआउट को नहीं कर पा रहा था। वहीं पे जो एथलीट 5 है उसकी जंप भी इसी के आसपास आ रही थी। अब जो एथलीट 5 है इसकी जो 3.35 वाली जंप है ये 5 स्टेप से जंप थी, क्योंकि वो एथलीट 12 साल की है और मिड जंप में भी हमें छोटा रन अप यूज करना रहता है। तो ये 5.35 वाली जंप 5 स्टेप से थी, और वर्कआउट में भी 5 स्टेप से हमने जंप करी थी, तो उसकी जंप भी लगभग इसी रेंज में आ रही थी। अब जो एथलीट 5 है उसकी जंप में मेनली एक दिक्कत आ रही थी कि वो टेक ऑफ के टाइम पे अपने पैर को मोड़ के रख रही थी। जैसे ये क्रिश की हम जंप को देखेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब वो अपना पैर टेक ऑफ बोर्ड के ऊपर रख रहा है, मतलब जैसे ही हमारा पैर टेक ऑफ बोर्ड पे आ जाता है हमारा नी स्ट्रेट होना चाहिए, और यहाँ पे क्रिश का नी एकदम स्ट्रेट है। लेकिन वहीं पे अगर हम एथलीट 5 को देखेंगे तो इसका घुटना मुड़ जा रहा है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। मैंने उसको समझाया था, उसने थोड़ी बहुत देर तक ट्राई किया था, फिर मैं चेक नहीं कर पाया कि सही हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन हाँ ये एक मेजर प्रॉब्लम है जो हमें सही करनी है। तो इसके लिए अब नेक्स्ट सेशन में मैं सोच रहा हूँ कि उसे टेक ऑफ ड्रिल्स कराऊंगा, जिसमें हमारा फोकस रहेगा कि हम हमारे पैर को एकदम सीधा रख के टेक ऑफ कर पाए। अब जो क्रिश और विकास है ये सेम 5 स्टेप से ही अगले हफ्ते जंप करेंगे। वो इसलिए क्योंकि जो विकास है विकास भी नेट जंप खेलने जाएगा, वहां पे भी हमें छोटा रन अप यूज करना रहता है, तो वो छोटे रन अप से प्रैक्टिस करेगा तो उसके लिए ज्यादा अच्छा है। और क्रिश का भी अभी कॉम्पिटिशन पास में नहीं है, हमारे पास 4-5 महीने का टाइम है, तो हम लोग छोटे रन अप से हमारी जितनी जंप बढ़ा लेंगे उतना हमारे लिए आगे ईजी रहेगा लंबे रन अप में जंप को बढ़ाना। लेकिन अभी एक ही दिक्कत है कि वो अपने रनअप की स्पीड को यूज नहीं कर पा रहा है, जंप में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, और ये चीज को सुधारने में कई बार टाइम लग जाता है। तो ऐसा ना हो कि हम लोग इस चीज को एकदम लास्ट मंथ के लिए छोड़ दें, जब उसका कंपटीशन आएगा उस टाइम पे हम ये चीज सुधारेंगे। ऐसा करेंगे तो मतलब बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि एक लास्ट के 1 महीने में हम ये चीज कर पाए या ना कर पाए। तो इसलिए हम लोग एक बार इस चीज को सुधार लेते हैं, फिर हम बाकी की चीज़ों पे ध्यान देना स्टार्ट कर देंगे। इसके साथ जो 100 मीटर एथलीट्स थे उन सब ने 20 मीटर की फ्लाइंग रेपिटेशंस लगाई थी, और उनका जो इलेक्ट्रॉनिक टाइम आया था 20 मीटर का वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। और सेम जैसे हमने 60 मीटर में किया था वैसे हमने सभी एथलीट्स को इस ग्राफ पे पॉइंट कर दिया है। और यहाँ पे सिर्फ 2 एथलीट ने वो सेशन को ज़्यादा अच्छे से किया था, जैसे कि एक ये एथलीट है जिसका आया था 2.17, जो कि है मनदीप। यहाँ पे हमने मनदीप को मार्क कर दिया है। तो मनदीप का ये 20 मीटर वाला सेशन काफी ज्यादा अच्छा गया था। और एक ये एथलीट है जिसका आया था 2.24, तो यहाँ पे अनुराग का टाइम भी ज्यादा अच्छा आया था, मतलब जितना उसका एक्सपेक्टेड था उससे अच्छा है। तो ये 20 मीटर वाला जो वर्कआउट था मनदीप और अनुराग ने बाकी एथलीट्स के कंपेरिजन में अच्छे से किया था। इसी के साथ हमारा वेडनेसडे का वर्कआउट खत्म हो गया था। इसके बाद में हम देखते हैं थर्सडे के वर्कआउट को। थर्सडे को हमने सबसे पहले शफल स्किप्स करी थी। तो ये शफल स्किप हम कैसे करते हैं आप देख सकते हो ये वीडियो में। ये कुछ इस तरीके से हमने साइड शफल करी थी सबसे पहले, जिसमें हम स्किप करते हुए साइड में जा रहे हैं। इसके हमने 50 मीटर के 2 या 3 सेट करे थे। पहला सेट नॉर्मल स्पीड में था, दूसरा सेट थोड़ा सा ज्यादा स्पीड में था, और तीसरा सेट जितना फास्ट हम कर सकते हैं उतना फास्ट किया था। तो ये आप देख सकते हो थोड़ा फास्ट वाला सेट है, जिसमें एथलीट्स थोड़ा तेज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद सभी एथलीट्स ने फ्रंट स्किप करे थे, जिसमें हम कुछ इस तरीके से स्किप करते हुए आगे जाते हैं। हम एक पैर को 2 बार रखेंगे। ये स्किप को भी हमने एक नॉर्मल सेट किया था, फिर अगले सेट में थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करी थी। तो ये फास्ट कुछ इस तरीके से करेंगे हम इसको। अब इसी के बाद इसका हमने रिवर्स वाला वेरिएशन किया था। हम इसी तरीके से स्किप करते हुए पीछे जाएंगे। हम एक पैर को 2 बार रखते हैं, इसमें राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट, इस तरीके से हमारा एक पैर 2 बार आता है। के भी हमने 2-3 सेट किए थे। हर सेट में हम लोग थोड़ी थोड़ी इंटेंसिटी को बढ़ा रहे थे, जैसे आप थोड़ा फास्ट वाला सेट देख सकते हो। इसके बाद हमने फ्रंट कैरियो का किया था। इसमें हम लोग हमारे पैर को आगे से लिफ्ट करके साइड में रख रहे हैं। इसके भी हमने सेम वैसे 1 या 2 सेट किए थे, कम इंटेंसिटी और ज्यादा इंटेंसिटी वाले। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने कुछ इस तरीके से इस ड्रिल को किया था। अब इसके बाद हमने पीछे वाला वेरिएशन किया था। जो अभी ये ड्रिल कर रहे थे इसमें हम लोग हमारे पैर को आगे से उठा के ला रहे थे, अगले वाले हम लोग पीछे से लेके आएंगे। तो पीछे से लाते हुए भी हमने दोनों साइड किया था। फिर हमने इसका मिक्स वेरिएशन किया था, जैसे कैरियोका में करते हैं, एक बार पीछे लेके जाएंगे फिर एक बार आगे लेके जाएंगे। इसके बाद कैरियोका में भी हमने बहुत ज्यादा अलग अलग स्पीड के वेरिएशन किए थे। सारी चीजें अच्छे से समझाना पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। मतलब पूरा सेशन काफी लंबा चलता है, 2.5-3 घंटे का चलता है।
तो उसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेस हम करते हैं, वो सारी एक एक बताने बैठूंगा तो मतलब उतना टाइम तो लग ही जाएगा ना आपको समझाने में सारी चीजें। अब शफल स्किप करने के बाद हमने बैंड से कुछ एक्टिवेशन एक्सरसाइज करी थी, नॉर्मल बैंड एक्टिवेशन वाली जो एक्सरसाइज हम करते हैं वो हमने करी। इसके बाद में जो इसेंट्रिक लैंडिंग वाला पार्ट था उसमें हम लोग ऐसे लाइन के ऊपर हम लोग लैंड कर रहे थे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि सभी एथलीट लाइन के ऊपर खड़े हैं और वो साइड वाली लाइन पे जंप करके जा रहे हैं। तो ऐसे हमें साइड वाली लाइन पे बाउंड करते हुए जाना था, जहाँ पे हमारा पैर जमीन पे टच हो रहा है हमें कोशिश करना है उसी पोजीशन को होल्ड करने का, ज्यादा हमारे पैरों को हिलाना नहीं है। जैसे इस एथलीट को देख सकते हो कि काफी ज्यादा हिल रहे हैं लैंडिंग के टाइम पे, तो हमें ऐसे ज्यादा हिलना नहीं है, जहाँ पे हमारा पैर टच होगा हमें उसी जगह पे एकदम चिपक जाना है। इसके हमने कुछ अलग अलग वेरिएशन किए थे, एक नॉर्मल बाउंडिंग वाला था, फिर इसके बाद में एक क्रॉस करके बाउंडिंग करते हैं वैसे किया था हमने, हॉप करते हुए हम लोग साइड में जा रहे थे, लाइन पे जंप कर रहे थे, ब्रॉड जंप के भी एक दो वेरिएशन किए थे। तो इस टाइप की जो एक्सरसाइजेस रहती है ये हमारे जॉइंट्स में शॉक को एब्जॉर्ब करने की क्वालिटी को डेवलप करती हैं, जिसको अगर हम ज्यादा टाइम तक करते रहेंगे तो फिर हमारे जॉइंट्स काफी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, जो कि हमें इंजरी से प्रिवेंट करने में मदद करते हैं। इसके बाद हमने एक सेट किया था जिसमें हम लोग वर्टिकल जंप करके सिंगल लेग स्क्वाट की पोजीशन पे आ रहे थे, हमें ऊपर जंप करना है और आराम से धीरे धीरे आना है फुल स्क्वाट की पोजीशन पे। इसमें हमें ट्राई करना है कि हमारी एडी इस तरीके से उठ ना जाए, एडी हमारी पूरे टाइम नीचे होनी चाहिए। इसके बाद हमने सेम वही फिर 30 मीटर की 8 रेपिटेशंस लगाई, लेकिन आज के सेशन में चीजें मोनोटोनस ना हो जाए इसलिए हमने थोड़े बहुत चेंजेस करे थे। हमने आज कर्व पे लगाई थी वो रेपिटेशंस। अब कर्व में भी हमने ऐसे किया कि सब एथलीट्स आगे पीछे नहीं होंगे, सब एक सेम लाइन से स्टार्ट करेंगे और इसमें जो अच्छे एथलीट्स थे उनको हमने बाहर रख दिया था और जिनका टाइम उतना अच्छा नहीं आ रहा वो थोड़ा सा अंदर थे, और फिनिश लाइन सभी एथलीट्स के लिए सेम थी। तो इसमें जो बाहर एथलीट्स है उनको हल्का सा ज्यादा दौड़ना पड़ रहा है और अंदर जो एथलीट है उनको थोड़ा कम दौड़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से सभी एथलीट्स एक दूसरे के साथ अच्छे से कंपीट कर पा रहे थे। इसके बाद हमने कुछ जंप की ड्रिल्स करी थी, जैसे ये रोशन क्विक जंप कर रहा है, इसमें हमें ट्राई करना था कि ग्राउंड कॉन्टैक्ट कम रख के ज्यादा से ज्यादा हाइट पे जंप कर पाए। इस सेशन में हमारा मेन फोकस जंप की इंटेंसिटी पे नहीं था, मतलब ऐसा नहीं करना है कि हमें बहुत ज्यादा जंप लगा रहे हैं, ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं जंप में। सभी एथलीट्स को आराम आराम से जंप करना था, मतलब कंफर्टेबल रह के एकदम रिदम में जंप करना है, बहुत ज्यादा पुश नहीं करना था लिमिट्स को। इसके बाद सभी एथलीट्स ने किया था 2 स्टेप हॉप, एक स्टेप करेंगे, 2 स्टेप दौड़ेंगे, फिर हॉप करेंगे। कुछ इस तरीके से ये ड्रिल को करते हैं। इसमें सारे हॉप हमारे एक ही पैर से आते हैं तो हमें 2 बार करना पड़ता है इसको, एक बार राइट से करते हैं फिर एक बार लेफ्ट से करते हैं। फिर इसके बाद शायद से 2 स्टेप बाउंड वाला एक वेरिएशन किया था, जिसमें आप देख सकते हो कि मनदीप वो एक्सरसाइज को ट्राई कर रहा है। तो मनदीप का जंप वाला कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा मुझे कमजोर लगता है, मतलब जंप वाली जो भी एक्सरसाइज रहती है उनको उतना अच्छे से वो कर नहीं पाता है, और इस चीज को हमें ओवर टाइम सुधारना है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छी है, मतलब 180 किलो से डेड लिफ्ट कर लेता है, लेकिन जो जंप वाली एक्सरसाइजेस है उसमें इसकी बॉडी टाइप के हिसाब से उतनी अच्छी जंप नहीं लगा पाता है, तो वो चीज हमें सही करनी है। इसके बाद हमने 1 स्टेप फ्लाइट का वेरिएशन किया था। अभी जंप ड्रिल कौन सी रहती है, कैसे कैसे हम करते हैं, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो फिर मैंने एक वीडियो में एक पार्ट में उसको बताया था, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने बीच में कहीं पे जंप ड्रिल्स के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो ये है 1 स्टेप फ्लाइट, बहुत अच्छे से करके दिखा रहे क्रिश यहाँ पे। रोशन भी काफी अच्छे से कर रहा है, रोशन भी ठीक ठाक तरीके से कर रहा था इन सबको। यहाँ पे आप राहुल को भी देख सकते हो कि राहुल अच्छे से कर रहा है। अब यहाँ पे राहुल के बारे में कुछ बता देता हूँ। तो जैसे जो राहुल है उसका टाइम उतना अच्छा आया नहीं था डीलोड में, लेकिन पोटेंशियल काफी ज्यादा है इसमें, क्योंकि ये वर्कआउट को बहुत ही ज्यादा मन लगा के करता है। मतलब जो टॉप के 5-10 एथलीट होंगे जो एकदम अच्छे से चीजों को करते हैं, तो उनमें से राहुल है। और जो एथलीट का टाइम रहता है उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि उस एथलीट के अंदर कितना पोटेंशियल है। ऐसा बहुत बार हुआ कि 13 सेकंड वाले एथलीट के अंदर ज्यादा पोटेंशियल है और एक 11.5 सेकंड वाले एथलीट के अंदर भी वो चीज नहीं है जो एक एलीट एथलीट बनने के लिए हमें चाहिए। अब मैं हर महीने वीडियोस बनाते जाऊंगा, तो आप इस एथलीट पे जरूर ध्यान देना। मेरे हिसाब से इसका काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। मतलब कोई भी मैं ड्रिल बताता हूँ तो काफी सारे एथलीट कंफ्यूज हो जाते हैं बीच में, लेकिन ये कभी भी कंफ्यूज नहीं होता है। मतलब 1-2 बार ट्राई करेगा और ये इससे चीजें बनने लगती है। जंप वाली एक्सरसाइज रहती है उसमें भी फॉर्म इसका अच्छा रहता है, ठीक ठाक रहता है। और जब भी किसी भी चीज में एफर्ट लगाने की बात करता है तो ये पूरा अपना एफर्ट लगाता है, 100% देता है, ऐसा देख के लगता है। थर्सडे को शाम के सेशन में हमने रेस्ट किया था। इसके बाद जो फ्राइडे का सेशन है उसमें स्टार्टिंग में हमने करी थी लो लेवल प्लायोमेट्रिक्स। इसमें सभी एथलीट्स ने 100 मीटर तक प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करी थी। ये लो लेवल प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज है, मतलब इसमें हम ज्यादा एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, तो इसको हमें ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेन करना पड़ता है। तो यहाँ पे एथलीट आराम आराम से छोटी छोटी जंप करते हुए 100 मीटर को कर रहे थे। इसके हमने 2-3 अलग अलग वेरिएशन करे थे, एक साइड वाला जंप वाला भी किया था। तो इस टाइप की जो जंप्स रहती है हमारे पैर के अलग अलग छोटी छोटी मसल्स को स्ट्रेंथन करती हैं। ये हो जाने के बाद हमारा अगला पार्ट था वर्कआउट का आइसोमेट्रिक्स और कॉन्सेंट्रिक स्टेयर्स। आइसोमेट्रिक के कुछ वेरिएशन आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि एक साइड प्लैंक वाला वेरिएशन है जिसमें हमने 2-2 एथलीट के ग्रुप बना दिए थे। अब यहाँ पे जो ये एथलीट है ये इस एथलीट के पैर को पकड़ के बैठा है और वहीं पे ये एथलीट अपने पैर को ऊपर लिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक्सरसाइजेस हम लोग टाइम के हिसाब से करते हैं, 10-15 सेकंड तक हमने ये एक्सरसाइज को किया था। सेम ऐसे ही ये साइड प्लैंक का वेरिएशन आप देख सकते हो, एथलीट साइड प्लैंक कर रहा है और जो उसका पार्टनर है उसने नीचे वाले पैर के ऊपर अपना
पैर रख दिया सपोर्ट देने के लिए और अपने हाथों से उसके दूसरे पैर को ऊपर उठा के रखा है। अब यहाँ पे जो एथलीट है वो क्या कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है अपने दोनों पैर को चिपकाने का। तो ऐसे हमने कुछ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करी थी। ये फिर से हमने उस पोजीशन को होल्ड किया था जो हमने एंकल स्टिफनेस वाले दिन की थी। ये चीज़ हमारे बैलेंस और एंकल के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसके बाद जो कॉन्सेंट्रिक जंप है उसमें हम लोग स्टेयर जंप्स कर रहे थे। हम स्क्वाट की पोजीशन को होल्ड करेंगे, फिर एक जंप करेंगे, फिर वहीं पे स्क्वाट की पोजीशन को होल्ड करना है, फिर जब मैं विसल करूंगा तब एथलीट्स जंप करेंगे। तो ऐसे हमने जंप करते हुए सेट किया था। पहले सेट में हम लोग 20 सेकंड के लिए रुक रहे थे, दूसरे सेट में हम लोग 10 सेकंड के लिए रुके थे और तीसरे सेकंड में हम लोग 5 सेकंड के लिए रुके थे। ये देखो, ये है निशांत, ये वर्कआउट अच्छे से नहीं करता है। ये है रोशन। इसके बाद हम लोग इस दीवार के ऊपर बैठ के पैरों को नीचे रख के ऊपर जंप कर रहे थे। कुछ एथलीट्स स्टैंड के ऊपर ही इस एक्सरसाइज को कर रहे थे। अब इसके बाद फ्राइडे को सभी एथलीट्स का स्पीड एंड्योरेंस वाला वर्कआउट था और स्पीड एंड्योरेंस को ट्रेन करने के लिए आइडियली हमारा जो डिस्टेंस है वो 150-200 मीटर के आसपास होना चाहिए, लेकिन ये स्पेसिफिक या स्पेशल एंड्योरेंस टाइप का वर्कआउट था। अब सुबह 30 मीटर की 8 लगानी है और शाम को 300 मीटर की 3 लगानी है। तो काफी सारे एथलीट्स आपस में लड़ने लगे कि 300 भी लगा लेते हैं, 30 मीटर शाम को लगा लेंगे। तो ऐसे में जो 400 मीटर एथलीट्स थे उन्होंने ऐसा किया कि वो शाम को 300 मीटर लगा लेंगे क्योंकि उनके लिए वो मेन सेशन है। और वहीं पे जो 100 मीटर वाले एथलीट्स थे उन्होंने सोचा कि वो दिन में 300 मीटर लगा लेंगे। अब वो 100 मीटर के जो एथलीट्स थे उनका 300 मीटर का जो टाइम है वो डिस्कस करने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि उस चीज से बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो बस एथलीट्स को करा दिया ताकि उनकी जनरल एंड्योरेंस बनी रहे, जो कि उनको 30 मीटर की 8 रेपिटेशन लगा रहे हैं या फिर बाकी के वर्कआउट के बीच में रिकवरी को इंप्रूव करने के लिए हेल्प करेगी। लेकिन जो 400 मीटर एथलीट्स थे उनके लिए 300 मीटर वाला वर्कआउट इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम एक बार डिस्कस करते हैं। जैसे हमने 100 मीटर एथलीट्स के लिए किया था वैसे ही हम 400 मीटर एथलीट्स के लिए कर लेते हैं। पहले हमने 400 मीटर का टाइम उनका नोट कर लिया यहाँ पे, फिर यहाँ पे 300 मीटर का। जैसे 400 मीटर को कंपेयर करना इजी है, 300 को कंपेयर करना इजी है, लेकिन 400 के हिसाब से 300 मीटर कैसा है उस चीज को कंपेयर करने के लिए हम लोग ये चीज कर रहे हैं। इनके 400 मीटर का टाइम था 52, 53 और 57। अब इन्होंने 300 मीटर लगाई है। जो एथलीट 6 है उसका 300 मीटर का बेस्ट आया था 37.64। तो ये हमने 3 रेपिटेशन लगाई थी तो उसका तीसरा टाइम आया था 37। पहली वाली रेपिटेशन में उसका आया था 39 और दूसरी में आया था 38। वहीं पे एथलीट 7 का बेस्ट आया था 39.23 और जो एथलीट 8 है उसका आया था 40.14। तो यहाँ पे इन तीनों एथलीट के लिए हमने सेम वही चीज करी है, वही ग्राफ आ गया है। और इसमें जो एथलीट 6 और एथलीट 8 है ये दोनों एथलीट इस लाइन के नीचे आ गए हैं, लेकिन जो एथलीट 7 है ये इस लाइन के ऊपर है। मतलब एथलीट 7 ने ये वाला वर्कआउट उतना अच्छे से नहीं किया था और वहीं पे एथलीट 6 और एथलीट 7 ने इस वर्कआउट को अच्छे से किया। अब जो एथलीट 6 और एथलीट 7 का 300 मीटर का टाइम आया ये काफी ज्यादा अच्छा है और इसके हिसाब से अगले ट्रायल में उनके 400 मीटर का टाइम अपने आप इंप्रूव हो जाएगा, बहुत ईजी रहेगा। चलिए समझते हैं क्यों। जो एथलीट 6 है उसकी तीसरी रेपिटेशन थी, पहली में आया था 39, फिर 38, फिर 37। अगर इस एथलीट को सिर्फ एक रेपिटेशन लगानी होगी तो ये 36 डेड तक की लगा लेगा आराम से मेरे हिसाब से। वहीं पे जो एथलीट 8 है इसकी पहली रेपिटेशन में आया था 42, फिर दूसरी में आया था 41 और तीसरी में आया था 40 सेकंड। इसको भी अगर सिर्फ एक रेपिटेशन लगानी होगी और ये अपना बेस्ट देगा तो ये भी 39 तक आराम से लगा लेगा। अभी जो 3 रेपिटेशन थी इसके बीच में रिकवरी तो फुल थी, लेकिन फिर भी दिमाग में ये चीज रहती है ना कि मतलब अपने को भी 3 रेपिटेशन लगानी है, तो पहले में इन दोनों एथलीट ने अपना मैक्स एफर्ट नहीं दिया होगा। लेकिन वहीं पे अगर ये पहले रेपिटेशन में फ्रेश बॉडी के साथ अपना मैक्स एफर्ट देंगे तो ये आराम से 36 और 39 में कर लेंगे। अब जो एथलीट 8 है उसको लास्ट का 100 मीटर सिर्फ 18 सेकंड में करना है अपने बेस्ट को इंप्रूव करने के लिए, और इतना ज्यादा तो ये एथलीट टाइट होता नहीं कि 18 सेकंड चला जाएगा इसका लास्ट का 100 मीटर। और हम बार बार ये देख चुके हैं कि जो एथलीट 8 और एथलीट 6 है इनका एंड्योरेंस ठीक ठाक है, मतलब एथलीट 7 की कंपैरिजन में, तो ये 18 से कम में आराम से कर लेगा। और वहीं पे जो ये एथलीट 6 है इसको भी 16 सेकंड से कम में करना है लास्ट का 100 मीटर, और जो एथलीट 6 है इसका एंड्योरेंस एथलीट 8 से भी अच्छा है, तो ये भी आराम से 16 या 15 सेकंड में भी कर लेगा। जिसके हिसाब से इनका अगर 300 मीटर और लास्ट का 100 मीटर का प्रेडिक्शन अगर हम जोड़े तो जो ये एथलीट 6 है ये 50 से 51 के बीच में लगा लेगा, और जो एथलीट 8 है ये भी 55 से 56 के बीच में लगा लेगा। और ये तो बल्कि पहला ही हफ्ता ट्रेनिंग का, अगले 2 हफ्ते हम और ट्रेन करेंगे तो हो सकता है कि एथलीट की बॉडी और ज्यादा अडेप्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से और इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और जो लॉन्ग जंप एथलीट्स थे उनका टेक ऑफ ड्रिल्स वाला वर्कआउट था, इसमें उन्होंने अलग अलग वेरिएशन की टेक ऑफ ड्रिल्स करी थी। इनकी अभी वीडियोस नहीं है, नेक्स्ट सेशन में हो सकता है हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे। अब इसके बाद में जो सैटरडे वाला वर्कआउट था उसमें हमने सबसे पहले कुछ कोऑर्डिनेशन ड्रिल्स करी थी। ए स्किप के अलग अलग वेरिएशंस करे थे, हमें कुछ इस तरीके से स्किप करते हुए जाना है, फिर ए स्किप की तरह चेंज करना है अपने लेग्स को, यही आगे जाते हुए, पीछे जाते हुए,
अलग अलग वेरिएशंस करे थे। मतलब जो ये वाला सेशन है इसमें कुछ नहीं है, अलग अलग जो भी ड्रिल्स हैं उनको मिक्स करके कोई ऐसी यूनिक ड्रिल बनाने की कोशिश करता हूँ जिसको करने में एथलीट को थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़े। क्योंकि जैसे जो बिगिनर एथलीट है उनके लिए तो मतलब बी स्किप सीखना, सी स्किप सीखना, यही चीजें उनके दिमाग को थोड़ा बहुत चैलेंज कर देती है। लेकिन जब एथलीट को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है और वो एक चीज को बार बार कर चुके रहते हैं तो वो उनके लिए ईजी हो जाती है, फिर उन्हें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। जैसे आप पहली बार ए स्किप या कोई ड्रिल करोगे ना तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हाँ इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है। लेकिन अगर आप उसको एक बार सीख जाते हो तब आपको उतना सोचना नहीं पड़ता है। तो ऐसे कोई नई ड्रिल बनाने की कोशिश करता हूँ जिसमें एथलीट को थोड़ा बहुत सोचना पड़े। और कोऑर्डिनेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हमें हमारे इवेंट में कोई टेक्निक को चेंज करना है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ये ड्रिल करके दिखाओ, तो अगर आप वो ड्रिल करके ही नहीं दिखा पा रहे हो, तो अगर मैं आपको ब्लॉक स्टार्ट का या फिर जंप का फ्लाइट वाला सेशन कराऊंगा तब मैं आपको ये चीज बोलूंगा कि हाँ आप यहाँ पे अपने इस पैर को ऐसे एक्सटेंड करो, यहाँ पे आप इस हाथ को थोड़ा तेज घुमा के लाओ, तब आप वो चीजें भी नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका कोऑर्डिनेशन ही अच्छा नहीं है। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करने के लिए हमने कुछ अलग अलग ड्रिल्स करी थी। इसके बाद हमने कुछ बॉल के साथ बैंड ड्रिल्स करी थी। इसमें एथलीट्स ने दीवार पे बैंड को बांध लिया था और अलग अलग ड्रिल्स थी। जैसे ये आर्म स्विचिंग वाली एक्सरसाइज है, फिर एक हाथ में बैंड को पकड़ के ये वाला स्विच किया था, लेग्स में बैंड को बांध के ए स्किप किया था। और ये ए स्किप में भी हमने अलग अलग वेरिएशन किए थे, एक तो पीछे से आगे खींचने वाला, एक आगे से पीछे खींचने वाला, बैंड को साइड में बांध के भी किया था। इसमें एक एथलीट अपने एंकल पे बैंड को बांध लेगा और ये ड्रिल करते हुए आगे बढ़ेगा और पीछे एक एथलीट बैंड को पकड़ के खड़ा हो जाएगा। ये ड्रिल मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। जब हम दौड़ते हैं तो बहुत सारे एथलीट के साथ ये दिक्कत होती है कि वो जब अपने पैर को नीचे लाते हैं तो वो उनके हिप के आगे टच हो जाता है। तो उस चीज को सुधारने के लिए ये ड्रिल काफी अच्छी है क्योंकि यहाँ पे क्योंकि बैंड पीछे है तो बैंड आपके पैर को पीछे ज्यादा जल्दी खींच के ले आएगा, जिसकी वजह से काफी ज्यादा चांसेस है कि आपके हिप के नीचे ही ग्राउंड कांटेक्ट होंगे। तो ये अपनी टेक्निक को इंप्रूव करने के लिए बहुत अच्छी है ड्रिल। फिर इसके बाद एक आगे बैंड रख के भी एक वेरिएशन किया था। ये वाला ज्यादा थोड़ा सा रिस्की है, अगर आप ध्यान देके चीजों को नहीं करोगे ना तो इस टाइप की जो ड्रिल है ये आपकी टेक्निक भी खराब कर सकती है। अगर आप ऐसे आगे वाला वेरिएशन कर रहे हो तो ये आप सिर्फ तभी करना जब आप पूरा फोकस करके वो ड्रिल को कर पा रहे हो, क्योंकि इसमें भी हमें यही चीज चाहिए कि हमारा हिप के नीचे ही ग्राउंड कांटेक्ट हो। लेकिन बस चैलेंज ये रहेगा कि इसमें हमें थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा वो चीज करने में। जिस पैर में हमने बैंड को पहना है, अगर आप उस पैर के हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स को एक्टिवेट करके टाइट रख के जल्दी से अपने पैर को नीचे नहीं लाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं है इस टाइप की एक्सरसाइजेस करने का। इसके बाद सेम सभी एथलीट ने 30 मीटर की रेपिटेशंस लगाई। 30 मीटर की 8 रेपिटेशन लगाने के बाद अब इस वर्कआउट में हमने थोड़ा सा चैलेंज रखा था। हमने अलग अलग ग्रुप बना दिए थे और उसमें चैलेंज ये था कि जो भी एथलीट 2 बार फर्स्ट आ जाएगा उसका वर्कआउट खत्म हो जाएगा। तो जैसे 6 लोगों का एक ग्रुप है तो अभी तक ऐसे होता था कि सभी 6 एथलीट को 30 मीटर की 8 रेपिटेशन लगानी थी। लेकिन आज ऐसा था कि जो भी एथलीट 2 बार फर्स्ट आ जाएगा उसका वर्कआउट खत्म हो जाएगा, फिर उसको 8 रेपिटेशन लगाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे जो एथलीट ज्यादा स्पीड में ज्यादा एफर्ट लगा के चीजें कर रहे थे उनका जल्दी जल्दी चीजें खत्म होते गई। और ये 30 मीटर हो जाने के बाद हमने हॉप किया था 20 मीटर तक और इसमें हम टाइम ले रहे थे। एथलीट को 20 मीटर तक जितना हो सके उतना फास्ट हॉप करना था। इसकी मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, नेक्स्ट सेशन में जब हम ये चीज करेंगे तब मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहीं पे हमारा पहला हफ्ता ट्रेनिंग का खत्म हो चुका है, काफी अच्छा गया पहला हफ्ता। अब दूसरे हफ्ते एथलीट्स का मेन फोकस ही रहेगा कि इस हफ्ते उन्होंने जो भी चीजें करी है उनको इंप्रूव कर पाए। जो ये सुबह का वर्कआउट है इसको हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे अभी, क्योंकि इसमें बस चीजें ऊपर नीचे होती रहेंगी। तो कभी थोड़ी एक्सरसाइज चेंज कर दी, अलग अलग वेरिएशन कर लिए, लेकिन जो मेन चीजें हैं वो शाम के वर्कआउट में होंगी। और अगर ऐसा कुछ रहेगा जो मुझे आपको बताना चाहिए सुबह के सेशन के बारे में तो मैं वो भी आपको बताते रहूंगा। मंडे के दिन शाम को 2 मेन सेशन थे। 100 मीटर और लॉन्ग जंप एथलीट्स का 60 मीटर का वर्कआउट था, उन्हें 60 मीटर की 6 लगानी थी। और वहीं पे जो 200 मीटर और 400 मीटर एथलीट्स थे उनको 400 मीटर की 10 रेपिटेशंस लगानी थी 1-1 मिनट के रेस्ट पे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो एथलीट है जो 400 मीटर की 10 रेपिटेशन लगा रहे हैं हमने सबके टाइम को जोड़ लिया, 10 से डिवाइड कर दिया तो उनका एवरेज टाइम हमें पता चल गया। तो पिछले हफ्ते जो एथलीट 6 था उसका एवरेज टाइम आया था 1:14 और आज के सेशन में उसका एवरेज टाइम आया 1:10। तो इस एथलीट का इंप्रूवमेंट हुआ है। दिव्या ने रेपिटेशंस नहीं लगाई क्योंकि उसको हैमस्ट्रिंग के पास थोड़ा पेन हो रहा था। और सेम जो एथलीट 8 है उसने भी रेपिटेशन नहीं लगाई क्योंकि उसको भी हैमस्ट्रिंग में पेन हो रहा था। जो एथलीट 7 है उसके एग्जाम्स आने वाले हैं स्कूल के, तो इसलिए वो घर चले गए हैं, इसलिए वो भी ये वर्कआउट को नहीं कर पाया। और निशान की बात करें तो उसका पिछली बार एवरेज आया था 1:23, लेकिन आज के सेशन में उसका एवरेज आया 1:30। तो इसका जो एवरेज जितना आया था उससे खराब हो चुका है, तो ये एक अच्छी चीज नहीं है। बाकी ये बोल रहा था कि वो ग्वालियर चले गया था कुछ काम से, तो काफी टाइम तक वो कार में थे या रिकवरी नहीं हो पाई, ऐसे कोई बहाना ही दे रहा था एक तरीके से। बाकी इस वर्कआउट में एक चीज ये हो गई थी कि जैसे आयुष है तो ये पुराना एथलीट है, ये अभी आ गया था। सुनील है, प्रांजल है, तो ये कुछ 2-3 ऐसे एथलीट थे जो पहली बार ये सेशन को कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, शुरू की 1-2 रेपिटेशन में बहुत ज्यादा एफर्ट लगा दिया और उनके साथ साथ निशान ने भी बहुत ज्यादा पुश कर लिया। शुरू की उसने रेपिटेशन बहुत तेज लगा दी, 1:10, 1:15 ऐसे ऐसे लगाई थी, लेकिन लास्ट में एंड्योरेंस उतना बचा नहीं, तो लास्ट में बहुत ही ज्यादा खराब होने लग गया था टाइम। तो इसकी वजह से भी हो सकता है कि निशांत का एवरेज काफी ज्यादा बढ़ गया। इसके बाद ट्यूसडे के दिन हमारा जो हिप फ्लेक्सर वाला वर्कआउट है
पिछली बार हमने स्टैटिक एक्सरसाइज करी थी, मतलब हम ज्यादा स्पीड में नहीं कर रहे थे वो एक्सरसाइज को, लेकिन आज हमने एक डायनेमिक एक्सरसाइज करी थी जो कि ये थी। इसमें हम हमारे पैर को स्पीड से आगे पीछे लेके जा रहे हैं। इसके बाद हमने एक ये वाली एक्सरसाइज करी थी हिप फ्लेक्सर के लिए। इसमें भी हम थोड़ा स्पीड में अपने पैर को ऊपर लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हिप मोबिलिटी के लिए कुछ एक्सरसाइजेस करी थी, उनमें से एक ये एक्सरसाइज है। ये आपके हिप इंटरनल रोटेशन में हेल्प करती है, और कुछ एथलीट्स हैं जिनको ग्रोइन में पेन था तो उनको इस एक्सरसाइज से काफी ज्यादा रिलीफ मिला है। तो अगर आपको भी कभी भी ग्रोइन में पेन होता है तो आप इस एक्सरसाइज को ट्राई कर सकते हो। इसके बाद सेम सभी एथलीट ने 30 मीटर की 8 रेपिटेशन लगाई, और लास्ट में जो हॉरिजॉन्टल जंप वाला पार्ट था उसमें सभी एथलीट ने हॉप किया था। आज बाउंडिंग वाउंडिंग कुछ नहीं, सिर्फ हॉप किया था, और सभी एथलीट ने सिर्फ 5 हॉप किए थे। 5 हॉप में हमें कोशिश करना था मैक्सिमम डिस्टेंस पे जंप करने का, जैसे ये क्रिश बहुत अच्छे से करके दिखा रहा है। 340 350 मीटर के आसपास था इसमें गैप, और मेजोरिटी एथलीट 290 या 3 मीटर के आसपास कर पा रहे थे आज। मतलब जब हम सिंगल ट्रैक पे करते थे तो एथलीट इतना ज्यादा कर ही नहीं पाते थे हॉप बाउंड, लेकिन आज ऑलमोस्ट सभी एथलीट ने काफी ज्यादा अच्छा किया हॉप बाउंड वाले पार्ट में। अब 4 दिन और बचे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा इंटेंसिटी को और बढ़ाते जाऊं। मतलब सभी एथलीट को रगड़ देंगे अभी अच्छे से। काफी सारे एथलीट को अलग अलग जगह पे पेन हो रहा है, हैमस्ट्रिंग दुख रही है किसी की, कुछ एथलीट्स को सोरनेस है, शिन पेन तो बहुत ही सारे एथलीट्स को हो रहा है। तो अभी 4 दिन दया नहीं करेंगे, हम थोड़ा और इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, लेकिन अगला जो हफ्ता रहेगा उसमें हम धीरे धीरे इंटेंसिटी को कम करते जाएंगे। थोड़ा एथलीट को टाइम देंगे रिकवर होने के लिए, ताकि वो उसके अगले हफ्ते का जो डीलोड टेस्ट है उसको ज्यादा अच्छे से दे पाए। अब देखते हैं उनके अगले 4 दिन कैसे जाते हैं। अब इसके बाद में 12 फरवरी यानी कि वेडनेसडे के दिन हमने सुबह मॉर्निंग के वर्कआउट में एंकल और अपर बॉडी के लिए कुछ एक्सरसाइजेस करी थी। हमने आज के सेशन में एंकल को पूरा अकेले, फिर अपर बॉडी को पूरा अकेले ऐसे ट्रेन नहीं किया था। मतलब हम ऐसे कर रहे थे, एक एक्सरसाइज एंकल की कर ली, फिर एक अपर की कर ली। जैसे एंकल में हमने पहले काफ रेस कर लिया, उसके साथ में जैसे ही वो कंप्लीट हो गई हमने वो ट्राइसेप डिप्स वाली एक्सरसाइज कर ली। इसके बाद में सिंगल लेग काफ रेस कर ली, फिर पुशअप से स्टेप अप वाली एक्सरसाइज कर ली, फिर सिंगल लेग में दूसरे लेग से करा, फिर ट्राइसेप के लिए स्टेप अप वाला वेरिएशन कर लिया। तो ऐसे हम लोग एक एंकल की एक्सरसाइज कर रहे थे, फिर एक अपर बॉडी की एक्सरसाइज कर रहे थे। ये हो जाने के बाद हमने आइसोमेट्रिक पोजिशन को होल्ड किया था। जैसे ये पोजीशन को एथलीट ने सबने होल्ड किया अपनी हिल को ऊपर उठा के। आधे एथलीट्स ये पोजीशन होल्ड कर रहे थे, और वहीं पे आधे एथलीट्स पुशअप की पोजीशन को होल्ड कर रहे थे। हमें पूरा नीचे जाके इस पोजीशन को होल्ड करना था। फिर एक एक सेट करने के बाद में एथलीट्स स्विच कर रहे थे आपस में। इसके बाद में सभी एथलीट्स ने 30 मीटर की 8 रेपिटेशंस लगाई, और उसके बाद में हमने एंकल स्टिफनेस के लिए कुछ ड्रिल्स करी थी। मतलब नॉर्मल ड्रिल्स थी, लेकिन वो ड्रिल करते टाइम हमारा मेन फोकस हमारे एंकल के ऊपर ही रखना था हमें, कि एंकल स्टिफ रख पाए हम लोग वो ड्रिल करते टाइम। और वहीं पे एक न्यू एथलीट आया था शमशाद, तो उसका हमने जंप का ट्रायल ले लिया। ये जंप 6 साढ़े 6 के बीच में थी, लेकिन इसमें 2 मेजर गलतियां थी। टेक ऑफ बोर्ड के पास में आ रहा है तो इसके स्टेप्स काफी इनकंसिस्टेंट हो रहे हैं, छोटे बड़े हो रहे हैं स्टेप्स, और जंप में भी लैंडिंग के टाइम पे फॉरवर्ड रोटेशन काफी ज्यादा हो रहा है। ये 2-3 चीजें थोड़ी गलत है, लेकिन इस एथलीट की स्पीड काफी ज्यादा अच्छी है और एक्सप्लोजिवनेस भी अच्छी है। अब अगर ये एथलीट अगले 6 से 12 महीने तक ट्रेनिंग करेगा तो इसकी जंप 7 मीटर के ऊपर आराम से आ सकती है। मतलब बहुत कम बार ऐसा होता है कि एथलीट को देख के मैं खुद ही बता देता हूँ कि हाँ इसकी परफॉर्मेंस आ जाएगी। नहीं तो बहुत बार एथलीट्स खुद आके पूछते हैं कि सर इतना टाइम में कितने टाइम में लगा दूंगा, या इतनी जंप कितने टाइम में आ जाएगी। तो ऐसा कुछ फिक्स आंसर नहीं रहता है, लेकिन वहीं पे कुछ एथलीट्स ऐसे रहते हैं जिनको देख के पहले से श्योरिटी मिल जाती है कि हाँ अगर ये सही से ट्रेनिंग कर लेगा तो इसका इंप्रूवमेंट आराम से आ जाएगा। तो देखते हैं अगले 5-6 महीने इसके कैसे जाते हैं यहाँ पे। इसके बाद में शाम के वर्कआउट में जो 400 मीटर एथलीट्स थे उनका एरोबिक कंडीशनिंग वाला वर्कआउट था। 3 किलोमीटर की रेपिटेशन लगानी थी जैसे पिछले हफ्ते लगाई थी। तो जो एथलीट 6 है उसका पिछले हफ्ते टाइम आया था 11 मिनट 1 सेकंड, और इस बार आया 10 मिनट 43 सेकंड। वहीं पे जो एथलीट 8 है उसका टाइम आया था 11 मिनट 53 सेकंड्स, और इस बार आया 11 मिनट 7 सेकंड। वहीं पे जो 200 मीटर एथलीट थे उनका टॉप स्पीड वाला वर्कआउट था, लेकिन फिर भी ये दिव्या और निशांत इन्होंने 3 किलोमीटर की रेपिटेशन लगाई। दिव्या का टाइम आया एग्जैक्ट 14 मिनट्स और निशांत का आया 11:47 मिनट्स। इन दोनों ने पहली बार किया था ये वाला वर्कआउट, पिछले हफ्ते नहीं किया था। वहीं पे जो स्प्रिंट एथलीट्स थे उनका टॉप स्पीड वाला वर्कआउट था। इसमें रोशन का टाइम 194 से 197 इसके बीच में कुछ आया था, ध्यान नहीं एग्जैक्टली मुझे। मनदीप का टाइम आया था 2:16, एथलीट 4 का आया था 2:19, अनुराग का आया था 2:24, राहुल का आया था 2:24, प्रशांत का आया था 2:13 और एथलीट 2 का आया था 2:26। और इसके साइड में जो टेबल है ये उनके पिछले हफ्ते का टाइम है। रोशन ने पिछले हफ्ते नहीं लगाई थी, पता नहीं क्यों नहीं लगाई थी, ध्यान नहीं है मेरे को अभी। बाकी एथलीट 4 और प्रशांत इन दोनों का इंप्रूवमेंट काफी अच्छा आया था पिछली बार से। अनुराग और एथलीट 2 का टाइम एग्जैक्टली सेम था, और वहीं पे राहुल और मनदीप इनका बहुत ही कम टाइम इंप्रूव हुआ था। बाकी इस वर्कआउट वाले सेशन में पीछे से हवा काफी ज्यादा तेज आ रही थी, तो इनका टाइम और अच्छा आना चाहिए था। और जो हवा का रेजिस्टेंस है इसको भी अपने को मतलब चेक करते रहना चाहिए अपने वर्कआउट्स में। जैसे अनुराग का टाइम पिछले हफ्ते तो 2:24 आया, इस बार भी 2:24 आया, और देखने में ऐसे लग रहा है अपने को कि ज्यादा इंप्रूवमेंट भी नहीं हुआ है और ज्यादा खराब भी नहीं हुआ है टाइम। लेकिन एक्चुअली पिछले हफ्ते हवा नहीं चल रही थी और इस हफ्ते पीछे से हवा आ रही थी, तो इस हफ्ते हमारा टाइम कम आना चाहिए था, लेकिन टाइम उतना ही आया। तो इसका मतलब है कि इस बार जो 2:24 वाली रेस है ये पिछली बार से खराब है। इसके बाद में जो जंपर्स थे उसमें क्रिश की जंप पिछले हफ्ते 5:20 आई थी, इस बार 5:40 आ गई थी।
5 स्टेप के रनअप से। विकास की जंप थी 480 और इसकी जंप आ गई 515। वहीं पे जो एथलीट 9 है उसकी जंप पिछले हफ्ते 480 आई थी और इस हफ्ते हमने उसका रनअप बढ़ा दिया था। हमने रनअप 7 स्टेप का लिया था और 7 स्टेप से उसका टारगेट था 530 और उसकी जंप इतनी आई 530 आ गई उसकी जंप। वहीं पे जो एथलीट 5 है उसने जंप्स नहीं की, उसको मैंने टेक ऑफ ड्रिल्स कराई थी। अगर हम जंप करते तो हम बहुत कम जंप्स कर पाते हैं, लेकिन अगर हम टेक ऑफ ड्रिल कर रहे हैं तो उसमें हम कंटिन्यूसली टेक ऑफ करते हैं और टेक्निक को इंप्रूव करने के लिए हमें उस चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा रेपिटेशन, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इसलिए जैसे उसका जो पैर मुड़ रहा था उसे हम डायरेक्ट लॉन्ग जंप में सही नहीं कर सकते, इसलिए हम ये टेक ऑफ ड्रिल कर रहे हैं ताकि वो बार बार उस चीज़ को प्रैक्टिस कर पाए। क्योंकि पूरे सेशन में वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी जंप कर लेगी, 10 कर लेगी, 15 कर लेगी, लेकिन जब हम टेक ऑफ ड्रिल कर रहे हैं तो एक रेपिटेशन में ही हमारी 6-7 जंप हो जाती हैं। तो ऐसे हम एक सेशन में ज़्यादा रेपिटेशंस कर पाएंगे उस टेक ऑफ वाले पार्ट की। और ये हो जाने के बाद सब जंप एथलीट्स ने 1-2 ड्रिल करी थी लैंडिंग के लिए। हाई जंप मैट पे कर रहे थे सब एथलीट्स। हमें 3 स्टेप दौड़ना था, एक फ्लाइट करना था, फिर से 3 स्टेप दौड़ के मैट के ऊपर लैंडिंग करनी थी। यहीं पे 12 फरवरी का वर्कआउट खत्म हो गया। अब अगले दिन 13 फरवरी को हमने बैंड एक्सरसाइजेस करी थी। पिछले हफ्ते मैंने दिखाया नहीं था तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने पहले डेड बग करी थी, हैमस्ट्रिंग पुल करने के लिए ये एक्सरसाइज करी थी बैंड के साथ। और ये हैमस्ट्रिंग पुल वाला वेरिएशन किया था हमने बैंड को साइड में लगा के। इसके बाद जो इसेंट्रिक लैंडिंग वाला पार्ट है उसमें हमने हर्डल के ऊपर से जंप किया था और फिर सिंगल लेग स्क्वाट की पोजीशन पे आ रहे थे। इसमें हमें नीचे एक ही पैर से आना है, फिर उठते टाइम हम भले दोनों पैर रख के खड़े हो सकते हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस है कि एक पैर पे लैंड करके एकदम स्मूथली उस शॉक को एब्जॉर्ब करने का। इसके बाद में सभी हर्डल्स को लाइन से लगा के स्टिफ लेग लैंडिंग वाला वेरिएशन किया था। इसमें हम हर्डल के ऊपर से जंप करेंगे और एक पैर पे लैंड करेंगे और हमें कोशिश करनी है कि वो पैर का घुटना कम से कम मुड़े। इसके बाद में 30 मीटर की 8 रेपिटेशन लगा के एथलीट्स बोर हो गए थे, तो आज थोड़ा सा चेंज कर दिया था वर्कआउट को। 30 मीटर की हमने 6 लगाई थी शटल रन की तरह, मतलब जाके आएंगे, फिर से जाके आएंगे और फिर से जाके आएंगे। ऐसे 30 मीटर की 6 रेपिटेशन कंप्लीट करेंगे तब वो एक सेट मानेंगे। सभी एथलीट्स के 2-2 के ग्रुप्स बना दिए थे और एक नॉकआउट वेरिएशन की तरह हमने इसको किया था। मतलब जैसे ये 2 एथलीट्स आपस में compete करेंगे, दोनों को 3 बार जाके वापस आना है और जो एथलीट फर्स्ट आएगा उसका खत्म हो जाएगा। तो ऐसे सभी ग्रुप्स में से एक एक एथलीट का खत्म हो गया। अब जो एथलीट्स बचे थे उनके आपस में फिर से 2-2 ग्रुप्स बन गए। अब उनमें से भी जो एथलीट्स फर्स्ट आएंगे उनका खत्म हो जाएगा और जो बचेंगे वो अगली बार फिर से compete करेंगे। तो ऐसे अगर एथलीट चाह रहा है कि उसका वर्कआउट जल्दी खत्म हो जाए तो उसे थोड़ा ज़्यादा पुश करना पड़ेगा, और अगर कोई एथलीट पुश नहीं कर रहा तो फिर लगाते रहो उस चीज़ को। तो काफ़ी सारे एथलीट्स ये कोशिश कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी ये चीज़ खत्म हो जाए, तो इस चक्कर में वो लोग ज़्यादा एफर्ट लगा पा रहे थे। थर्सडे को हमारा सिर्फ एक ही सेशन था तो ये सेशन खत्म हो गया था। इसके बाद में जो फ्राइडे वाला वर्कआउट है तो सेम इसमें वही हो रहा था। एथलीट बोल रहे थे 300 सुबह लगा लेते हैं, तो हमने सुबह और शाम का वर्कआउट आपस में स्विच कर दिया था। ये वाला वर्कआउट कुछ एथलीट्स ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से किया था, जैसे कि निशांत। हमें 300 मीटर की 3 रेपिटेशन लगानी थी, तो इसने पिछली बार जो टाइम लगाया था वो था 40, 41 और 44, लेकिन इस बार आया 39, 42 और 40। मनदीप ने पिछली बार तीनों 40 की लगाई थी, इस बार 2 रेपिटेशन 38 की लगी और एक 39 की। रोशन का टाइम पिछली बार आया था 43, 42 और 38, लेकिन इस बार आया 36, 43 और 36। वहीं पे जो एथलीट 6 है उसका पिछली बार टाइम आया था 39, 38 और 37, और इस बार उसने तीनों ही रेपिटेशन 37 की लगा दी। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि ये एथलीट 36 की लगा सकता है, तो अभी जैसे कि उसने 37 की 3 लगा ली तो 36 की लगाने के उसके और चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद में शाम के वर्कआउट में हमने कॉन्सेंट्रिक प्लायोमेट्रिक्स करे थे। हम लोग ये स्टेयर के ऊपर बैठ जाएंगे और उसी पोजीशन से जंप करेंगे। जैसे लास्ट टाइम हमने किया था उसमें हम क्या कर रहे थे, पैर को उठा के नीचे मार के फिर जंप कर रहे थे, लेकिन इस बार हमें वैसे नहीं करना था। हम लोग पैर को फिक्स एक ही जगह पे रखेंगे और वहीं से हमें जंप करना है। ये हमने डबल लेग से किया था, इसके बाद में सिंगल लेग वाला वेरिएशन भी किया था। अब यहाँ पे आप प्रांजल को देख सकते हो कि वो वर्कआउट बिल्कुल अच्छे से नहीं कर रहा है। जैसे एक जंप करी फिर बैठे रह गया, वहीं पे बाकी सारे एथलीट्स करते जा रहे हैं, मतलब बहुत रुक के कर रहा है। और जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि जितने रेपिटेशन करने के लिए बोला था इसने उतने किए ही नहीं होंगे, बहुत सारे स्किप कर दिए होंगे। पोटेंशियल इसमें भी काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन वर्कआउट के टाइम पे बहुत बार ढीला हो जाता है। तो अगर ये एथलीट इन चीजों को सुधार लेगा, थोड़ा और पुश करेगा वर्कआउट में, तो इसको ज्यादा जल्दी इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा। क्योंकि एक दिन हमने 30 मिनट की 8 रेपिटेशन लगाई थी, तो तब हमने इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग लिया था और उस दिन इसका टाइम काफी डिसेंट आया था। मतलब ऐसा है कि अगर ये मन लगा के चीजें करने लगेगा तो अगले 6-7 महीने में ये टॉप के 2-3 एथलीट्स में आ जाएगा आराम से। बाकी देखते हैं कि ये चीज सुन के उसको कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ये हो जाने के बाद हमने रोल आउट वर्टिकल जंप किए थे, मतलब हम जमीन पे से लुढ़क जाएंगे, फिर आगे रोल होके आएंगे और फिर ऊपर जंप करेंगे। ये हमने डबल लेग से किया था, फिर एक सिंगल लेग वाला वेरिएशन भी किया था। इसके बाद में प्रांशु ने एक बहुत ही बढ़िया ड्रिल करके दिखाई। इसने इसका नाम दिया है जेड स्किप्स। बहुत ही बढ़िया लग रही है देखने में, और आप भी एक बार ट्राई करके देखना ये हो पाती है कि नहीं हो पाती है। इसके बाद में सैटरडे के दिन मतलब इंटेंसिटी को मेंटेन करने के लिए हमने एक फुटबॉल वाला गेम खेल लिया था। सभी एथलीट्स के मैंने शूज़ उतरवा दिए थे ताकि एंकल की स्ट्रेंथनिंग भी हो जाए।
और इसी के साथ हमारे ट्रेनिंग के 2 हफ्ते खत्म हो चुके हैं। इसके बाद में जो लास्ट वीक है उसमें हमने एक मेजर चेंज किया है। अभी तक हम लोग 30 मीटर की 8 रेपिटेशंस लगा रहे थे डेली, लेकिन इस हफ्ते हम लोग 30 मीटर की 8 रेपिटेशंस नहीं लगाएंगे, क्योंकि डेली मैक्स एफर्ट पे स्प्रिंट करने से हमारा सीएनएस ज़्यादा जल्दी फटीग हो जाता है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक और हफ्ते अगर हम बहुत ज़्यादा स्प्रिंट करेंगे ऐसे, तो उससे एथलीट्स की परफॉर्मेंस पे एक नेगेटिव इफेक्ट भी आ सकता है। और उसकी जगह हम लोग विकेट रनिंग करेंगे हमारी टेक्निक को इम्प्रूव करने के लिए। वैसे तो 30 मीटर की 8 मतलब काफ़ी सारे एथलीट्स को एकदम ईजी वर्कआउट लग सकता है, लेकिन अगर हम मैक्स एफर्ट पे डेली स्प्रिंट कर रहे हैं तो हो सकता है हमारी बॉडी को ऐसा नहीं लग रहा होगा कि हम थके हुए हैं, लेकिन बहुत बार जो बॉडी पे लोड रहता है वो एथलीट महसूस नहीं कर पाता है, और उसकी वजह से कई बार एथलीट की परफॉर्मेंस कम हो जाती है और फिर वो सोचते रहते हैं कि बॉडी तो सब सही चल रही है फिर भी पावर क्यों नहीं लग पा रही। तो कई बार ये एक रीज़न रहता है। अब मंडे को सबसे पहले हमने कुछ कोऑर्डिनेशन के लिए ड्रिल्स करी थी। इसमें हमने ए स्किप किया था, सबसे पहले एक नॉर्मल ए स्किप वाला वेरिएशन किया था। फिर इसमें हमने अलग अलग स्पीड के वेरिएशन किए थे, जैसे एक ये वाला वेरिएशन है जिसमें एथलीट अपने पैर को ऊपर थोड़ा फास्ट लिफ्ट कर रहा है। यहाँ पे आप राहुल को देख सकते हो, ये बहुत ही अच्छे से एक्सरसाइज को कर रहा है। आप देख सकते हो कि ये पैर अपना नीचे नॉर्मल स्पीड में लेके जा रहा है, लेकिन ऊपर थोड़ा स्पीड में लेके आ रहा है। प्रशांत भी बहुत अच्छे से कर रहा है। ऐसे ही अगले वाले वेरिएशन में हम लोग नीचे फास्ट लेके जा रहे थे। इसमें हम पैर को ऊपर आराम से उठाएंगे, लेकिन नीचे फास्ट पुश करना है। ऐसे ही हमने स्ट्रेट लेग स्किप के भी स्पीड के अलग अलग वेरिएशन किए थे, जैसे ये नॉर्मल वाला वेरिएशन है। फिर सिंगल लेग से हमने ऐसे किया था जिसमें हम पैर को नीचे ज़्यादा फास्ट ला रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एथलीट बहुत ज़्यादा स्पीड में पैर को नीचे ला रहा है। ऊपर हम आराम से उठाएंगे लेकिन नीचे फास्ट लाएंगे। सिंगल लेग स्किप किया था थोड़ा स्पीड में, और एंड में स्ट्रेट लेग बाउंडिंग करी थी। इसके बाद में हमने विकेट रनिंग करी थी, जिसमें हमारा मेन फोकस था कि हम हमारे पैर को हमारे हिप के जस्ट नीचे ला पाएं। अब इस वर्कआउट में हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे सभी एथलीट्स की, फिर बारी बारी सबका एक एक चेक कर रहे थे कि उनका पैर हिप के नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और चेक करने के बाद फिर से वही चीज़ रिपीट कर रहे थे। मतलब चेक करो फिर ट्राई करो, फिर चेक करो फिर ट्राई करो, ये चीज़ रिपीट करते जा रहे थे। और लास्ट में 1-2 रेपिटेशन हमने थोड़ी स्पीड में करी थी विकेट्स के ऊपर ही। मंडे शाम को 400 की 10 वाला रेपिटेशन था, जिसमें एथलीट 6 का एवरेज था 1 मिनट 11 सेकेंड, ऑलमोस्ट पिछले हफ्ते के बराबर ही है। और इसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब थी, अगर तबीयत ठीक रहती तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि 1:10 से नीचे ही आराम से ले आता। वहीं पे जो निशांत है, इसका एवरेज आया 1 मिनट 18 सेकंड, तो ये इसका इंप्रूवमेंट हुआ है। पिछले हफ्ते तो इसने बहुत ज़्यादा खराब किया था, लेकिन उसके पिछले हफ्ते इसका 1 मिनट 23 सेकंड आया था, तो वहां से 5 सेकंड एवरेज कम हो चुका है। दिव्या का एवरेज आया था 1 मिनट 31 सेकंड। पिछले हफ्ते इसने ये वाला वर्कआउट नहीं किया था, और उसके पिछले हफ्ते इसका 1 मिनट 34 सेकंड आया था, लेकिन उसमें इसने टोटल 10 रेपिटेशन लगाई थी, और इस बार उसने सिर्फ 9 रेपिटेशन लगाई, बीच में 1 रेपिटेशन स्किप कर दी थी। इसके साथ में जो बाकी एथलीट्स का एक्सेलेरेशन वाला वर्कआउट था 60 मीटर की 6 रेपिटेशन वाला नॉर्मल सेशन था, जितना पिछली बार आ रहा था ऑलमोस्ट उतना ही आ रहा था एथलीट्स का। ना तो ज़्यादा अच्छा किया एथलीट्स ने, ना तो ज़्यादा खराब किया। इसके बाद अगले दिन सुबह वार्म अप के टाइम पे हमने मोबिलिटी की कुछ एक्सरसाइज करी थी, जैसे सिंगल लेग स्क्वाट की पोजीशन पे आके लेग रेजेस, टेबल टॉप पोजीशन पे हम लोग हिप फ्लेक्शन वाली एक्सरसाइज कर रहे थे, लेग को साइड में थोड़ा लिफ्ट करके। पीछे वाले पैर में बैंड पहन के हमने स्टेप अप का एक ये वाला वेरिएशन किया था, ये हमारे हिप फ्लेक्सर के लिए था। इसके बाद में अपने एक लेग को ऊपर लिफ्ट करके इसी पोजीशन से हम स्टेयर के ऊपर जंप करते हुए जा रहे थे। इसमें हमें ट्राई करना था कि जो पैर हमने आगे लिफ्ट करके रखा वो ज़्यादा ऊपर नीचे मूव ना हो। इसके साथ में हमने प्लैंक की ये एक्सरसाइज करी थी बैंड के साथ में, जहाँ पे हम बैंड को पुल करके पीछे ला रहे हैं, और फिर लास्ट में हमने बैंड के साथ डबल स्विच वाली ये एक्सरसाइज करी थी। अब जैसे ये वाली एक्सरसाइज है और ये वाली एक्सरसाइज है, ये हमने इसीलिए करी थी ताकि हमारा हिप का जॉइंट थोड़ा सा खुल जाए। दोनों एक्सरसाइज इसमें जो बैंड है वो हमारे पैर को ऊपर की तरफ खींच रहा है, और हमें उस चीज़ को रोकना नहीं है। अगर बैंड हमारे पैर को ऊपर खींच रहा है तो हमें उसे खींचने देना है, पैर को जितना हो सके उतना ऊपर जाने देना है, फिर वापस से नीचे लेके आएंगे। ये करने से हमारे हिप की मोबिलिटी थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी। अब क्योंकि एथलीट्स के हिप के जॉइंट ज़्यादा अच्छे से खुल चुके हैं, तो हमने विकेट रनिंग में भी उसी चीज़ पे ध्यान दिया। हम जितना हो सके उतना ऊपर नी को लिफ्ट करके दौड़ रहे थे। हमने कुछ डिस्टेंस पे कोन्स लगा दिया था, एथलीट्स उनके ऊपर से स्प्रिंट करके जा रहे थे। फिर लास्ट में हमने एक वेरिएशन ऐसा किया जिसमें जहाँ पे कोन्स खत्म हो रहे हैं उसके बाद भी एथलीट्स को हाई नहीं करते हुए आगे दौड़ते हुए जाना है। तो इसमें आप देख सकते हो कि एथलीट्स का जो फ्रंट साइड मैकेनिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके बाद में 19 फरवरी को हमने एंकल स्टिफनेस के लिए कुछ एक्सरसाइज करी थी। स्टेयर्स पे हम लोग जंप करते हुए ऊपर जा रहे थे एंकल को स्टिफ रख के, और सेम ऊपर से नीचे आने वाला वेरिएशन भी किया था। इसके बाद में सभी कोन्स के ऊपर से जो हम विकेट रनिंग कर रहे थे उसमें आज के दिन हमारा फोकस था एंकल स्टिफनेस पे। ज़्यादा स्पीड में या फिर ज़्यादा नी ऊपर लिफ्ट करके ऐसे हमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान देना था कि हमारी एडी नीचे ना दबे। लेकिन ऑलमोस्ट सभी एथलीट्स का ये दब रहा था, कुछ एथलीट्स का ठीक था, लेकिन अच्छे से एकदम किसी ने नहीं किया था। और ये एक ऐसी चीज़ है कि 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में भी सही करना पॉसिबल नहीं है, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, और कंसिस्टेंटली हमें इस चीज़ को अपनी ट्रेनिंग में ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद में शाम को जंप वाला वर्कआउट था, जिसमें जो क्रिश है उसकी जंप 550 आ गई थी। मतलब तीसरे हफ्ते में जाके हमारा टारगेट अचीव हुआ। 5 स्टेप के रनअप से 550 जंप ठीक ठाक है, अच्छी जंप है। वहीं पे जो विकास है उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो आया नहीं। और वहीं पे जो एथलीट 9 है उसका 7 स्टेप से टारगेट पूरा हो गया था, तो इस हफ्ते उसे 9 स्टेप से जंप करना था, और 9 स्टेप से उसका टारगेट था
5:80, लेकिन उसकी जंप सिर्फ 5.5 मीटर आ पाई। और 19 तारीख को शाम को जो 400 मीटर एथलीट्स है उनका 3 किलोमीटर का वर्कआउट था। एथलीट 6 ने किया नहीं क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो चुकी थी, और जो एथलीट 8 है उसको भी हैमस्ट्रिंग में काफी पेन हो रहा था। वहीं पर जो स्प्रिंटर्स थे उनका 20 मीटर फ्लाइंग वाला वर्कआउट था, जिसमें उनका टाइम कुछ ऐसा आया था। तो ये 20 मीटर का पूरे तीनों हफ्तों का टाइम देख सकते हो यहाँ पे इकट्ठा। इसके बाद 20 तारीख को हमने वार्म अप में शफल ड्रिल्स करी थी। सभी एथलीट्स ने शूज को उतार के ये ड्रिल करी थी। हमने साइड शफल करी थी, फिर शफल करते हुए आगे गए थे, पीछे आए थे, और स्ट्रेट लेग फ्लटर किक्स करते हुए साइड में भी गए थे। इसके बाद हमने सभी एथलीट्स का एक रिले वाला वर्कआउट कराया था, जिसमें 4-4 एथलीट्स की 4 टीम बना ली थी, और हम करेंगे 4x100 की रिले, और ऐसी हमें 5 रिले करनी है। हर रिले में जो टीम फर्स्ट आएगी उसको 4 पॉइंट्स मिलेंगे, सेकंड टीम को 3, थर्ड टीम को 2 पॉइंट मिलेंगे, और जो टीम लास्ट में कंप्लीट करेगी उसको 1 पॉइंट मिलेगा। अगर टीम कंप्लीट नहीं करेगी, बीच में छोड़ देगी, तो 0 पॉइंट रहेगा। तो ऐसे हर एक रिले में अलग अलग टीम के अलग अलग पॉइंट्स आए, और एंड में हमने सभी रेसेस के पॉइंट्स को टोटल किया, जिसमें ये सेकंड वाली टीम जीत गई थी। इस टीम में था मनदीप, राहुल, एथलीट 6 और एथलीट 9। जीतने वाली टीम के लिए एक प्राइज था 1 किलो पनीर और 2 लीटर दूध अगले 2 दिनों के लिए। तो इससे उनका अच्छा खासा प्रोटीन इंटेक हो जाएगा ये रिले को जीत के। इसके बाद फ्राइडे के दिन हमने सुबह कुछ हर्डल मोबिलिटी वाली ड्रिल्स करी थी, और ट्रैक पे एक बहुत ही जहरीला सांप घूम रहा था, और एक सर आते जो शायद से आर्मी में थे, तो उन्होंने वो सांप को एकदम उसकी गर्दन से पकड़ के उठा लिया था। वो भी बियर हैंड। हाँ, ग्राउंड पर निकला एक सांप, कॉमन क्रेड उसका प्रजाति का, साधन कुछ न उपलब्ध होते हुए हाथ से ही रेस्क्यू किया गया। स्टेडियम से एक बार पहले भी किया था। जहरीला तो यही कॉमन क्रेड है। मतलब बहुत ही ज़्यादा यूनिक स्किल है, मतलब बहुत ही बढ़िया लग रहा था वो देख के। फिर वो सांप को कहीं और छोड़ के आ गए। इसके बाद सुबह के वर्कआउट में 300 मीटर की वो 3 रेपिटेशन लगाई सभी एथलीट्स ने, लेकिन इस बार टाइम उतना ज़्यादा अच्छा नहीं आया। मतलब देख के लग रहा था कि हाँ सभी एथलीट्स थक चुके हैं पूरे 2-3 हफ्ते ये ट्रेनिंग करके। तो शाम का वर्कआउट हमने थोड़ा ईजी और लाइट रखा। मोबिलिटी के लिए एक्सरसाइजेस करी थी, हिप मोबिलिटी, शोल्डर मोबिलिटी, लेग स्विंग्स किए थे, डायनेमिक स्ट्रेचिंग करी थी थोड़ी बहुत, और फिर हर्डल्स के ऊपर भी डायनेमिक ड्रिल्स करी थी। इसके भी अलग अलग वेरिएशंस किए थे। और शाम के टाइम पे जो जंपर्स थे उनने विकेट के साथ में फ्लाइट ड्रिल्स करी थी, मतलब कोन्स हमने पूरे रनअप पे लगा लिए थे, और एथलीट्स उनके बीच में से दौड़ते हुए आ रहे थे, और फिर फ्लाइट करके जंप को वहीं पे छोड़ रहे थे। इसके बाद सैटरडे का जो वर्कआउट था वो एकदम एक्टिव रिकवरी था, लाइट, बहुत ही हमने लाइट जॉग किया था। 200 मीटर तक जॉग करना था एथलीट्स को, फिर 200 मीटर वॉक करके आना था। ऐसे 10 राउंड्स लगाए थे, एकदम आराम आराम से बातें करते करते हुए सभी एथलीट्स ने ये चीज कंप्लीट कर ली। इसके बाद जो स्प्रिंटर्स थे उन्होंने थोड़े बहुत ब्लॉक स्टार्ट्स लिए, और जंपर्स ने कुछ काउंटर मूवमेंट वाली जंप्स की थी। मतलब बहुत ईजी वर्कआउट था ये वाला, ज्यादा पुश नहीं किया हमने। अब इसी के साथ हमारे 3 हफ्ते खत्म हो चुके हैं ट्रेनिंग के। अब जो अगला हफ्ता रहेगा उसमें हम लोग सभी एथलीट्स का टेस्ट लेंगे, अलग अलग चीजों को हम चेक करेंगे, और वर्कआउट के लोड को भी कम कर देंगे। मतलब दिन का एक ही सेशन रहेगा, दोनों टाइम हम वर्कआउट नहीं करेंगे। और जो वो एक सेशन है उसमें भी बहुत ज्यादा हाई एक्टिवेशन नहीं रहेगा, आराम से एथलीट आके खुद से जैसा वार्म अप करना है वैसा कर लेंगे, फिर एक छोटा सा टेस्ट लेंगे, और फिर बस खत्म। तो मतलब 1-1.5 घंटे का मैक्सिमम वर्कआउट होगा ये पूरे हफ्ते। और ये हफ्ता जब खत्म होगा सैटरडे के दिन हम सभी एथलीट्स का ट्रायल लेंगे। अब इसमें मंडे के दिन हमने काउंटर मूवमेंट वाला टेस्ट किया था। इसमें एथलीट्स को टोटल 8 एक्सरसाइजेस करनी थी, जिसमें से 4 एक्सरसाइजेस सिंगल जंप्स थी और 4 एक्सरसाइजेस ट्रिपल जंप्स थी। सिंगल जंप्स में कुछ एग्जांपल है, जैसे ब्रॉड जंप, सिंगल लेग से ब्रॉड जंप, तो एक राइट लेग से ब्रॉड जंप हो गया, एक लेफ्ट लेग से ब्रॉड जंप हो गया, फिर एक रिवर्स जंप। तो ये 4 सिंगल जंप्स हो गई। इसके बाद ट्रिपल जंप्स में ट्रिपल ब्रॉड जंप की थी, स्टैंडिंग ट्रिपल जंप करी थी, और सिंगल लेग से हॉप हॉप जंप करी थी। तो जो ये हॉप हॉप जंप है ये हमने राइट पैर से हॉप हॉप जंप करी और लेफ्ट पैर से भी हॉप हॉप जंप करी थी। अब जो ये डेटा है इसको हम कैसे यूज करेंगे वो आप अगले एपिसोड में देखोगे। इसके बाद ट्यूसडे के वर्कआउट में हॉरिजॉन्टल जंप्स थी। एथलीट्स को 10 हॉप करने थे राइट पैर से, 10 हॉप लेफ्ट पैर से, 10 बाउंड और 10 ब्रॉड जंप। जैसे आप ये हॉप वाला वेरिएशन देख सकते हो, इसमें एथलीट 10 कंटिन्यूस हॉप्स करेगा, और हमें कोशिश करने की उन 10 जंप में जितना हो सके उतना हम डिस्टेंस कवर कर पाए। जैसे ये एथलीट आपको बाउंडिंग करके दिखा रहा है, तो हमें 10 बाउंड में मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना है। अगर ब्रॉड जंप कर रहे हैं तो उसमें भी हमें मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना है 10 जंप्स में। जो यहाँ पे अच्छे एथलीट्स हैं वो चारों वेरिएशन में 27 से लेके 31 तक कर लेते हैं। इसके बाद वेडनेसडे के दिन हमने स्पीड हॉप का टेस्ट लिया था। ये हमारा वेट ट्रेनिंग के टेस्ट के लिए सब्स्टिट्यूट है इस हफ्ते के लिए। इसमें हमें 20 मीटर तक राइट लेग से हॉप करना है, और हम 20 मीटर का टाइम लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक टाइम लेंगे, और यही 20 मीटर हम लेफ्ट पैर से भी करेंगे, और हमें ट्राई करने की वो 20 मीटर का टाइम कम से कम आए। ये वाली एक्सरसाइजेस थोड़ी सी रिस्की है, इसमें कई बार एथलीट्स के हिप फ्लेक्सर खिंच जाते हैं, ग्रोइन में पेन होने लगता है, तो ऐसा कुछ ना हो इसलिए हमने वार्म अप थोड़ा अच्छे से किया था। जैसे ये पार्टनर की हिप फ्लेक्सर वाली एक्सरसाइज है, इसमें दोनों एथलीट एक एक पैर में बैंड को पहन लेंगे और अपने पैर को हल्का सा ऊपर उठा लेंगे। एक्सरसाइज तो एक ही बंदा करेगा, वो अपने पैर को ऊपर लिफ्ट करेगा, नीचे
नीचे लेके आएगा। लेकिन जब वो ये एक्सरसाइज को कर रहा है तो जो पीछे वाला पार्टनर है वो अपने पैर को हल्का सा उठा के रखेगा, जमीन पे नहीं रखना है, लेकिन उसे कोशिश करना है उसका पैर आगे पीछे मूव ना हो। जैसे अगर ये एथलीट अपने पैर को आगे खींच रहा है तो ये बैंड खींचेगा। अब ये जो बैंड है ये इस एथलीट के पैर को भी पीछे खींचना चाहेगा, लेकिन यहाँ पे इस एथलीट को ये कोशिश करना है कि वो अपने पैर को पीछे ना जाने दे, उसे वहीं पे एक फिक्स पोजीशन पे रखना है। तो इस एक्सरसाइज के हमने 3 सेट किए थे। पहले सेट में हमने बहुत ही नॉर्मल स्पीड में किया था, दूसरे सेट में हमने थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई थी और तीसरे सेट में हमने जितना से उतना डायनामिक तरीके से किया था। इसके बाद स्टेयर पे कॉन्सेंट्रिक जंप्स किए थे, सिग्नल लेग से हॉप करते करते ऊपर जाना एथलीट्स को। इसके बाद एथलीट्स अच्छे से वार्म अप हो चुके थे तो हमने फिर वो टेस्ट कर लिया था। विकास अपने घर पे जा रहे हैं कोई शादी के लिए, तो उसने जंप का टेस्ट आज ही दे दिया था। 15 स्टेप से उसने जंप करी थी, उसकी जंप आई थी 590। लास्ट टाइम जब हमने टेस्ट किया था तब उसकी जंप आई थी 595। जंप ऑलमोस्ट उतनी ही है, कोई फायदा है नुकसान भी नहीं हुआ है। लेकिन ये है कि इस बार उसके रनअप में स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम लग रही थी। मतलब हमने जो वर्कआउट किया था उसमें 30 मीटर की रेपिटेशन थी, 60 मीटर की रेपिटेशन थी, तो ऐसे बहुत सारे जो सेशंस थे उसमें उसने अच्छे से एफर्ट लगाया था। उसकी स्पीड काफ़ी अच्छी, लेकिन रनअप पे वो उस स्पीड को यूज़ नहीं कर पा रहा है। और चलेगा ये, मतलब अभी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि हमने लंबे रनअप से अभी तक ट्रेन नहीं किया था इस पूरे महीने। तीनों हफ्ते हमने सिर्फ 5 स्टेप से जंप करी थी, और अगर 5 स्टेप से उसकी 5-15 जंप आ चुकी है तो आराम से उसकी जंप आगे हम बढ़ा सकते हैं जब रनअप को बढ़ा के प्रैक्टिस करेंगे। अब 3 दिन और बचे हैं और हमारे 3 टेस्ट बचे हैं। एक 200 मीटर का टेस्ट हम लेंगे एंड्योरेंस चेक करने के लिए, एक 60 मीटर का टेस्ट लेंगे हमारे एक्सेलरेशन और टॉप स्पीड को चेक करने के लिए, और एंड में सैटरडे के दिन हम हमारे इवेंट का ट्रायल लेंगे। अब देखते हैं कि सभी एथलीट्स का कितना इंप्रूवमेंट आता है इस हफ्ते। तो अब लास्ट वीक के 3 दिन बचे थे टेस्ट के, जिसमें थर्सडे को हमने एक्सेलरेशन का टेस्ट किया था। 60 मीटर की रेपिटेशन लगानी थी, और वो जो 60 मीटर की रेपिटेशन लगाई थी उसी में से हमने 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर और 60 मीटर सबका अलग अलग टाइम ले लिया। साथ में हमने 10 मीटर फ्लाई का टाइम भी चेक किया था, जैसे कि 30 से 40 कितना टाइम लग रहा है, 40 से 50 और 50 से 60, और इन तीनों में से सबसे फास्टेस्ट कौन सा था ये भी हमने चेक कर लिया। इसके बाद फ्राइडे के दिन हमने स्पीड एंड्योरेंस के लिए 200 मीटर का टेस्ट किया था, और एंड में सैटरडे के दिन सबका इवेंट वाला ट्रायल था। अब ये पूरे हफ्ते में हमने जो टेस्ट किए हैं इनको हम कैसे यूज़ करेंगे एथलीट का वर्कआउट प्लान बनाने में, ये चीज़ मैं आपको अगले एपिसोड में समझाऊंगा। 1 फरवरी 2025 को इन सब एथलीट्स ने इन इवेंट्स का ट्रायल दिया था और इनकी परफॉर्मेंस भी इतनी थी। अब देखते हैं कि 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद क्या रिजल्ट रहा। सबसे पहले हम 100 मीटर एथलीट्स का देखते हैं। रोशन का टाइम था 11.37, जो कि बढ़ के हो गया 11.57, तो इसकी परफॉर्मेंस खराब हो गई है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक दिन पहले एक्सेलरेशन वाले दिन उसको हैमस्ट्रिंग में पेन होने लग गया था। अगर उसे पेन नहीं होता तो जहाँ तक मुझे लग रहा है इससे कम आराम से वो ले आता। इसके बाद जो एथलीट 1 है उसने टेस्ट नहीं दिया क्योंकि पूरे महीने उसको ग्रोइन में इंजरी रही थी, तो वो वर्कआउट को भी अच्छे से नहीं कर पाया, और अभी उसका पेन काफ़ी हद तक कम हो चुका है, लेकिन फिर भी उसने रिस्क नहीं लिया तो अच्छा है। हम अगले 1 महीने और स्ट्रेंथनिंग पे ध्यान देंगे, फिर उसके बाद इसका फिर से ट्रायल ले लेंगे। वहीं पे जो मोहित है वो एग्जाम्स देने के लिए घर पे चले गया था। इसके बाद जो मनदीप है उसका टाइम पहले आया था 12.12 और इस बार के टेस्ट में आया 11.87 सेकेंड्स, तो इसका अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हुआ है। इसके बाद एथलीट 2 भी एग्जाम देने के लिए घर चले गया है, और जो निशांत उसने 100 मीटर का ट्रायल ही नहीं दिया। उसका मेन इवेंट 200 मीटर है, तो उसने एंड्योरेंस वाले दिन 200 मीटर का ट्रायल दे दिया था, लेकिन लास्ट टाइम उसने 100 मीटर दिया था। उसको कंपेयर करने के लिए इस बार कुछ डेटा नहीं है। प्रशांत के भी एग्जाम्स है तो वो घर चले गया। इसके बाद एथलीट 3 का टाइम 12.54 से कम होके 12.47 आ गया है। एथलीट 4 है वो घर चले गए क्योंकि रमज़ान है और उसके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। इसके बाद राहुल का टाइम पिछली बार आया था 12.99 और इस बार आया 12.59। 100 मीटर में सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट इसी एथलीट का हुआ है, 40 पल्स कम हुए हैं इस बार। अनुराग के फैमिली में एक शादी है तो उसके लिए वो घर पे चले गया है। जो अवित है उसने ट्रायल दिया था और ट्रायल के बाद से एक भी दिन मतलब वर्कआउट करने आया ही नहीं। और एथलीट 5 भी घर जा चुकी है क्योंकि उसके घर पे कुछ शिफ्ट करना है उनको सामान। इसके बाद 200 मीटर में पिछली बार दिव्या ने ट्रायल दिया था, उसका टाइम आया था 28.60 सेकेंड्स। ये इलेक्ट्रॉनिक टाइम लिया था, लेकिन इस बार ध्यान नहीं रहा और मैंने सिर्फ हैंड टाइम ले लिया था, तो हैंड टाइमिंग आया 27.91 सेकेंड्स। इसको इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करने के लिए हम मैक्सिमम 40 पल्स जोड़ देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 28.30 सेकेंड्स। तो यहाँ पे दिव्या के 30 पल्स कम हो चुके हैं। 400 मीटर में एथलीट 6 का टाइम आया था 52.34 और इस बार आया 52.33। इस एथलीट में कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखा इस महीने। एथलीट 7 एग्जाम देने के लिए घर पे चले गया है। एथलीट 8 का पिछली बार टाइम आया था 57.19 और इस बार आया 55.67 सेकेंड्स। इसका अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हुआ है, 1.5 सेकेंड कम हो गए हैं। इसके बाद लॉन्ग जंप एथलीट्स को देखेंगे तो क्रिश की जंप आई थी 6.32 और इस बार आई है 6.50। विकास भी शादी के लिए घर पे चले गया है। और जो एथलीट 9 है उसकी पिछली बार जंप आई थी 5.42 और इस बार आई है
5.82। इसके जंप में 40 सेंटीमीटर बढ़ गए हैं। हिमांशु को नी में इंजरी हो गई थी तो उसकी वजह से वो घर पे चले गए, वो टेस्ट नहीं दे पाया। और एथलीट 5 का भी अभी बताया था कि उसके घर पे सामान शिफ्ट करने इसलिए वो चली गई है। 1 फरवरी को टोटल 21 एथलीट्स ने ट्रायल दिया था। उसके बाद 1 मार्च को उनमें से सिर्फ 9 एथलीट्स ने फिर से वो रिपीट ट्रायल दिया। अब इन 9 एथलीट्स के डेटा को हम थोड़ा समझते हैं। 100 मीटर में 4 एथलीट्स ने दिया था ट्रायल, जिनमें से 3 एथलीट्स का इंप्रूवमेंट आया है, 1 एथलीट का इंप्रूवमेंट नहीं आया है। सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट था राहुल का, 40 पल्स कम हो गए। मनदीप के 25 पल्स कम हुए हैं, एथलीट 3 के 7 पल्स कम हुए हैं और रोशन के 20 पल्स बढ़ गए हैं। और अगर हम इन सब का एवरेज निकालेंगे तो ऑन एवरेज 13 पल्स कम हुए हैं। मतलब कुछ एथलीट्स का इससे ज्यादा भी कम हुआ है और कुछ एथलीट्स का इससे खराब भी हुआ है, लेकिन अगर एवरेज मानेंगे तो वो 13 पल्स का इंप्रूवमेंट है। इसके बाद 200 मीटर में दिव्या के 30 पल्स कम हुए हैं। 400 मीटर में एथलीट 6 का इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन जो एथलीट 8 है उसका 1.5 सेकंड कम हो गया है। 400 मीटर का एवरेज निकालेंगे तो एक एथलीट के 0.76 पल्स कम हुए हैं। लॉन्ग जंप में क्रिश की जंप 18 सेंटीमीटर बढ़ी है और एथलीट 9 की जंप 40 सेंटीमीटर बढ़ी है। इसका भी अगर एवरेज निकालेंगे तो वो 29 सेंटीमीटर है। अब ये डेटा मैं आपको हर एपिसोड में शेयर करते जाऊंगा। जैसे फरवरी के महीने में 4 एथलीट ने 100 मीटर का ट्रायल दिया, मतलब दोनों ट्रायल दिए। महीने के स्टार्टिंग वाला भी ट्रायल देना पड़ेगा और एंड वाला ट्रायल भी देना पड़ेगा, तभी उस डेटा को हम एक्यूरेट मानेंगे और इसमें ऐड करेंगे। तो फरवरी में 4 ऐसे एथलीट थे जिन्हें स्टार्टिंग में भी ट्रायल दिया और एंड में भी ट्रायल दिया। उन चारों एथलीट का 52 सेकंड्स कम हुए हैं। उन चारों एथलीट्स का इंप्रूवमेंट मिला के 52 सेकंड्स कम हुए हैं। जैसे राहुल के 40 पल्स कम हो गए, मनदीप के 25 पल्स कम हो गए, तो इनको हम जोड़ते जाएंगे, ये 65 पल्स हो गए। इसमें एथलीट 3 का भी इंप्रूवमेंट जोड़ देंगे तो ये 72 हो गए, मतलब 72 पल्स इंप्रूव हो गए। इसके बाद रोशन का भी इंप्रूवमेंट ऐड करेंगे। अब इसका इंप्रूवमेंट नेगेटिव है तो 72 पल्स इन एथलीट्स का इंप्रूव हुआ है और इस एथलीट के 20 पल्स खराब हुए हैं तो वो भी इसमें जोड़ेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास बचा 52 पल्स का इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो 4 एथलीट थे, सबका मिला के 52 पल्स कम हुए हैं। अगर उसको हम चारों पे बांट देंगे तो एक एथलीट के 13 पल्स कम हुए हैं। ऐसा हम एवरेज निकाल रहे हैं। 200 मीटर में एक ही एथलीट थी तो उसका एवरेज भी उतना ही आएगा, 0.3। 400 मीटर में 2 एथलीट्स का मिला के 1.52 सेकंड्स कम हुए हैं तो एक एथलीट का एवरेज हो जाएगा 0.76। लॉन्ग जंप में 2 एथलीट्स का मिला के 58 सेंटीमीटर जंप बढ़ी है तो एवरेज हम निकालेंगे तो वो आएगा 29 सेंटीमीटर। अब इस चीज़ का क्या मतलब निकल रहा है वो मैं आपको समझाता हूँ। एवरेज इंप्रूवमेंट का मतलब है कि कोई भी अगर एथलीट अगर ये एकेडमी में ज्वाइन करेगा या फिर यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा है तो उसका 1 महीने में कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है। लेकिन जो ये एवरेज इंप्रूवमेंट है ये हमेशा सही नहीं होगा, कभी ये बढ़ते रहेगा कभी कम होते रहेगा। तो ये जैसे यहाँ पे फरवरी की लाइन है, ऐसे ही हम अगले एपिसोड में मार्च का ऐड करेंगे, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसे हर महीने जो जो इंप्रूवमेंट आते जाएगा हम जोड़ते जाएंगे नीचे। जैसे भी फरवरी में 4 एथलीट के 52 पल्स कम हुए तो एवरेज है 0.13। हो सकता है कि मार्च में 6 एथलीट के मिला के 0.60 सेकंड्स कम हो जाए, तो अब मार्च का इंप्रूवमेंट हो गया 0.10 सेकंड्स। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो टोटल 10 एथलीट्स का हमने 1.12 सेकंड्स कम कराया है तो एकदम टोटल एवरेज हो जाएगा 0.11। अब जो भी एवरेज हम निकाल रहे हैं वो जितने ज़्यादा एथलीट्स का हम निकालेंगे उतना ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ वो इसलिए ताकि मतलब मुझे भी पता चलते रहे कि ऑन एवरेज एथलीट का कितना इंप्रूवमेंट लाना पॉसिबल है 1 महीने में। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एथलीट मेरे पास आते पूछते हैं कि सर 1 साल में या 6 महीने में कितना टाइम आ जाएगा। तो अगर मेरे पास काफ़ी सारे एथलीट्स का इतना ये डेटा मिल जाएगा तो मैं इजीली ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि हाँ अगर तुम सही से ट्रेनिंग करोगे तो ऑन एवरेज तुम 1 साल में इतने सेकंड्स कम कर सकते हो। अब जो ये एवरेज इंप्रूवमेंट है आप इसको ज़्यादा एक्यूरेट तब मानोगे जब ये ज़्यादा एथलीट्स का होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे 200 मीटर में 30 पल्स कम हुए हैं लेकिन ये सिर्फ एक ही एथलीट का कम हुआ है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर ये 30 पल्स का एवरेज 50 या फिर 100 एथलीट्स का होता तो फिर वो एक बड़ी बात होती। जैसे कि 200 मीटर में सिर्फ एक एथलीट का हमारे पास एवरेज है तो वो ज़्यादा रिलायबल डेटा नहीं है। वहीं पे 100 मीटर में हमारे पास 4 एथलीट का डेटा है तो ये ज़्यादा रिलायबल है। ये एकदम ऐसा है जैसे आप कोई भी फ्लिपकार्ट पर अगर कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो उस पर आपको 5 स्टार रेटिंग दिख रही है लेकिन वो 5 स्टार अगर सिर्फ 2 ही लोगों ने खरीदा है तो वो 5 स्टार की कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन वहीं पे कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे 4 रेटिंग है लेकिन उसको 6000 या 7000 लोगों ने खरीदा है तो उसकी रेटिंग ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगी। तो ऐसे ही जो एवरेज इंप्रूवमेंट है हमें उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें ये भी देखना है साथ में कि कितने एथलीट्स का डेटा लेके वो एवरेज इंप्रूवमेंट आया है।
तो जैसे जैसे हमारे महीने बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एथलीट्स है वो भी बढ़ते जाएगा धीरे धीरे, और हमें कोशिश करना है कि हम जो एवरेज इंप्रूवमेंट है उसको मेंटेन कर पाएं या थोड़ा बहुत और इम्प्रूव कर पाएं। और जो ये डेटा है ये ज़्यादा अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाएगा कि मेरी ट्रेनिंग कितनी अच्छी है। मतलब ये मेरे खुद के रेफरेंस के लिए है कि मैं सही से चीज़ें करा पा रहा हूँ या नहीं करा पा रहा हूँ। जैसे अगर आप 100 मीटर करते हो तो आपकी ये चीज़ चेक की जा सकती है ना कि आप इम्प्रूव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। कैसे चेक करेंगे? आपका पहले टाइम कितना आ रहा था, अभी टाइम कितना आ रहा है, तो इस चीज़ से हम चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई एक कोच है तो कोच की प्रोग्रेस को हम कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए मैंने खुद के लिए ये चीज़ बनाई है। इसके साथ में एक ग्रुप एवरेज वाला भी हम टेबल बनाएंगे। जैसे कि 1 फरवरी को टोटल 13 एथलीट्स ने 100 मीटर का ट्रायल दिया था। सभी एथलीट्स का जो 100 मीटर का टाइम था उसका हम अगर एवरेज निकालेंगे तो वो 12.58 सेकेंड्स है। बहुत सारे एथलीट्स इससे कम भी थे, बहुत सारे एथलीट्स का टाइम इससे ज़्यादा भी आया था, लेकिन जो एवरेज टाइमिंग है वो है 12.58। सेम ऐसे ही 200 मीटर का एवरेज एक ही एथलीट थी तो उसका एवरेज आएगा 28.6। 400 मीटर का एवरेज है 54.49 और लॉन्ग जंप का एवरेज है 5.11। अब इस टेबल में भी मेरे को कोशिश करनी है कि जो पूरा ग्रुप है, ग्रुप का एवरेज इंप्रूव होता जाए। अगर किसी एक कोच के पास में 10.50 सेकंड्स दौड़ने वाले 2 एथलीट है और बाकी सब एथलीट्स बहुत ख़राब है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कोच है। वहीं पे अगर एक ऐसा कोच है जिसके पास 30 या 40 बच्चे हैं जो सब 11-10, 11-20 की दौड़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो एक ज़्यादा अच्छा कोच रहेगा। एक कोच के पास में टॉप एथलीट कितना तेज़ दौड़ रहे हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि उस पूरे ग्रुप का जो एवरेज है वो कितना ज़्यादा अच्छा है। तो वही एवरेज को ट्रैक करने के लिए हम इस टेबल में हर महीने डेटा डालते जाएंगे। अभी 100 मीटर के जो एथलीट्स थे उनमें से 4 में से 3 एथलीट का इंप्रूवमेंट हुआ है, और अगर रोशन को भी पेन नहीं होता तो उसका भी कम हो जाता। लेकिन इसमें बहुत बड़ा फैक्टर हवा का है। पिछली बार हवा सामने से आ रही थी तो एथलीट के लिए वो एक रेजिस्टेंस था, लेकिन इस बार ना तो सामने से आ रही थी ना पीछे से आ रही थी, लेकिन फिर भी वो रेजिस्टेंस हट जाने की वजह से पॉसिबिलिटी है कि उनका टाइम इंप्रूव हुआ होगा। लेकिन जो दिव्या है उसका ट्रायल हमने एक दिन पहले लिया था और उस दिन हमने शाम के टाइम पे ट्रायल लिया था। उस दिन तो हवा सामने से ही आ रही थी, तो दिव्या के लिए एकदम सेम वही पिछले महीने वाली कंडीशन थी, तो इसके इंप्रूवमेंट को हम रियल इंप्रूवमेंट मान सकते हैं। वहीं पे जो लॉन्ग जंप एथलीट्स है उनके टाइम पे हल्की सी पीछे से हवा आ रही थी, जिसका बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हल्का फुल्का थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट आया होगा उनकी जंप में। और 400 मीटर में तो हवा का ज़्यादा रोल प्ले नहीं होता है। तो हमने 4 हफ्ते तक वर्कआउट किया। पहले 3 हफ्ते तक हम लोग सुबह रोज़ वर्कआउट कर रहे थे और शाम को एक एक दिन छोड़ के वर्कआउट कर रहे थे। तो पहले हफ्ते हमारे 9 सेशन हो गए, दूसरे हफ्ते भी 9, तीसरे हफ्ते भी 9। वहीं पे जो चौथा हफ्ता था उसमें हमने सिर्फ 1 सेशन किया था क्योंकि हम टेस्ट कर रहे थे और वर्कआउट के लोड को थोड़ा कम करना था। तो ये चारों हफ्ते मिला के 33 सेशंस हो गए। अब 33 सेशंस में से मनदीप और एथलीट 9 इन्होंने सिर्फ 1 सेशन स्किप किया। एथलीट 6 राहुल और रोशन इन्होंने 2-2 सेशंस स्किप किए थे। एथलीट 8 और दिव्या ने 3 सेशन छोड़े। कृष्ण ने 7 सेशन छोड़े और जो एथलीट 4 है इसने 13 दिन छुट्टी ली थी। अब इनमें से सबसे ज़्यादा खुश तो मैं रोशन से हुआ हूँ कि इसने इतनी कम छुट्टी ली, क्योंकि पहले जब हम भोपाल में ट्रेनिंग करते थे तो ये काफ़ी सारे वर्कआउट सेशन स्किप कर देता था, लेकिन इस महीने इसने कंसिस्टेंटली वर्कआउट किया है, ज़्यादा छुट्टी नहीं ली और अच्छे से मन लगा के इसने वर्कआउट किया इस बार। तो ये देख के मैं काफ़ी खुश हुआ इस बार। और अगर हैमस्ट्रिंग वाली दिक्कत नहीं होती तो ये अच्छा टाइम लगा था। अब तीसरे हफ्ते में जब 300 मीटर की रेपिटेशन हम लगा रहे थे तो एक रेपिटेशन लगा के इनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। 300 रहने देते 120 मीटर लगा लेते हैं। तो मैंने इनको एक टारगेट किया था कि अगर तुम 13 सेकंड से कम में हैंड टाइमिंग में लगा दोगे 120 मीटर तो फिर तुम्हारा 300 मीटर का वर्कआउट हम स्किप कर देंगे। तो तब हैंड टाइमिंग 13 के ऊपर था, लेकिन इन्होंने खुद से इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग भी लिया था उसका, तो वो 13.10 के आसपास आ रहा था। तो उसके हिसाब से इसका 100 मीटर आराम से 11-20 के नीचे आ जाता। अभी जितने भी एथलीट्स हैं इनमें जैसे मनदीप हो गया, राहुल, रोशन और एथलीट 8, ये 4 ऐसे एथलीट है जिनका मतलब मेरे को देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ इनका इंप्रूवमेंट आते जाएगा। ट्रेनिंग में कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर ये कंसिस्टेंट रहेंगे तो इजीली इंप्रूव होते जाएगा। तो इनको हम एक बार हटा देते हैं क्योंकि इनका इंप्रूवमेंट लाना इजी है, इन्हें बस कंसिस्टेंट रहने की जरूरत है। बाकी एथलीट 9, 6, दिव्या, क्रिश और एथलीट 4, इन एथलीट को हम एक बार देखते हैं। हम अभी देखते हैं एथलीट 9 और क्रिश को। ये दोनों लॉन्ग जंप करते हैं और इनकी मेन दिक्कत रनअप की आ रही है। अभी तो जो क्रिश है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पीड है, एक्सप्लोसिवनेस बहुत अच्छी है, लेकिन बस एक दिक्कत है कि इसका जो रनअप है काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइट कर लेता है बॉडी को, ऐसा फील होता है देख के। नहीं तो इतनी स्पीड और स्ट्रेंथ के हिसाब से 7 मीटर क्रॉस करना बहुत ईजी है। और वहीं पे जो एथलीट 9 है उसके पास स्पीड है, लेकिन जब वो रनअप पे दौड़ के आता है तो ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा स्लो आ रहा है। उसकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन फिर भी उसके पास जितनी स्ट्रेंथ और स्पीड है उसके हिसाब से भी वो 6 मीटर पार कर सकता है। तो इन 2 एथलीट्स की बस रनअप की दिक्कत आ रही है। तो अगले महीने का जो वर्कआउट रहेगा उसमें हम इनके रनअप को ऑप्टिमाइज करने पे ध्यान देंगे। इसके बाद एथलीट 6
दिव्या और एथलीट 3, ये 3 एथलीट मेन चैलेंज है इस महीने के, क्योंकि मतलब इस टाइप के जो एथलीट रहते हैं एकदम परेशान कर देते हैं कि मतलब इनका कैसे करके इंप्रूवमेंट लेके आए। जो एथलीट 6 है उसका एक्सेलरेशन बहुत ही ज्यादा खराब है, टॉप स्पीड भी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, और भले हमें 400 मीटर दौड़ना है लेकिन उसके लिए भी जो बेसिक स्पीड है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। और अगर इसका 400 मीटर का इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है तो वो सिर्फ इसके एक्सेलरेशन की वजह से, बहुत ही ज्यादा स्लो एक्सेलरेशन है। और उसे सही करने के लिए हमने बहुत सारी चीजें ट्राई करके देख ली, हाइपरट्रोफी वाला वर्कआउट कर लिया, मैक्स वेट ट्रेनिंग कर ली, हैवी स्लेड किया, प्लायोमेट्रिक्स करे, बहुत सारी चीजें हमने ट्राई करके देखी, लेकिन फिर भी एक्सेलरेशन बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। ऐसा नहीं कि इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, लेकिन जो इंप्रूवमेंट का रेट है वो काफी ज्यादा स्लो है। वहीं पे जो दिव्या है वो पहले मिट्टी के ट्रैक पे जब स्टार्टिंग में आई थी तो 1 मिनट में 400 मीटर कर लेती थी, और 300 की अगर रेपिटेशन भी लगाते थे तो 45 की आराम से आ जाती थी। लेकिन इस बार सैटरडे के दिन उसने 400 मीटर का ट्रायल दिया तो 1 मिनट 6 सेकंड आया उसका टाइम, और वर्कआउट में भी जिस दिन 300 मीटर की रेपिटेशन रहती थी 47 48 बड़ी मुश्किल से आ पाता था। जो एथलीट 3 है उसका सितंबर 2023 का डेटा मैंने आज देखा, उस टाइम पे इसका सेंटर पे आया था 12.46 सेकंड्स, और आज सिंथेटिक पे भी 12.47 आ रहा है। मतलब टोटल 17 महीने हो गए, 1.5 साल हो गया, टाइम वहीं का वहीं पे है। ऐसा नहीं कि पूरे टाइम ऐसे ही था, बीच में एक बार 11.50 आने लग गया था हैंड टाइमिंग, लेकिन बार बार कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है, कभी टाइफाइड हो जाता है, एंकल में पेन हो जाता है, लोअर बैक में पेन होने लगता है। मतलब हर 15-20 दिन बाद कोई ना कोई एक नई चीज रहती है बोलने के लिए कि भैया ये चीज हो रही है, इसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अभी ये सारे 9 एथलीट में से सिर्फ ये 3 एथलीट ऐसे जिनका मतलब काफी ज्यादा सोचना पड़ता है कि मतलब क्या करा है इनको ऐसा कि इंप्रूवमेंट आए। इनमें से भी जो दिव्या और एथलीट 3 है, इन दोनों की तो माइंडसेट वाली दिक्कत है। मतलब वर्कआउट के टाइम पे बहुत बार मन भी नहीं लगाते हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अच्छे से नहीं कर रहे हैं, काफी ढीला ढीला एफर्ट लगा रहे हैं। मेन तो मुझे इनके अंदर मोटिवेशन की कमी लगती है। ऐसा नहीं कि सिंसियर नहीं है, जैसे ये एथलीट 4 है, 1.5 साल से देखो ट्रेनिंग कर रहा है, इंप्रूवमेंट नहीं है फिर भी कर रहा है, लेकिन चीजें सिर्फ करने से कुछ नहीं होगा, उनको हमें थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा, खुद की लिमिट्स को पुश करना पड़ेगा। लेकिन वो चीजें इन दोनों में बहुत ही ज्यादा लैकिंग है। जैसे दिव्या है, रेपिटेशन का इसको टारगेट देते हैं कि मतलब तुम्हें इस टारगेट से कम में रेपिटेशन करनी है, अगर 2-3 रेपिटेशन लगाने के बाद उतने टाइम में नहीं आ पा रहा है तो एकदम छोड़ देते हैं कि नहीं हो पाएगा, आज तो नहीं कर पाएंगे। बहुत ज्यादा जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, खुद के ऊपर शायद से कॉन्फिडेंस भी बहुत कम है। काफी हद तक मुझे लगता है कि मोटिवेशन की थोड़ी कमी है, अगर वो चीज सही हो जाएगी तो ये थोड़ा बहुत और पुश कर लेंगे। दिव्या को तो ज्यादा टाइम से जानता नहीं हूँ, मतलब थोड़ा ही टाइम है उसको आए हुए, लेकिन जो एथलीट 4 है ये तो 1.5 साल से यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर पोटेंशियल नहीं है, मतलब बहुत बार चीजें ऐसी होंगी कि ये एफर्ट लगा देगा, दिखा मतलब सरप्राइज कर देगा कि अरे इसने ये कैसे कर लिया, लेकिन बहुत बार बेसिक एक्सपेक्टेशंस भी पूरी नहीं कर पाते हैं। तो अगर ये दोनों एथलीट अपना माइंडसेट थोड़ा चेंज करेंगे, थोड़ा और एफर्ट डालेंगे ट्रेनिंग में, तो शायद से इनका भी इंप्रूवमेंट आने लग जाएगा। लेकिन जो एथलीट 6 है उसके साथ ऐसा नहीं है, वो तो मतलब मेहनत भी काफी ज्यादा अच्छे से करता है, सिंसियर रहता है पूरे टाइम, वर्कआउट कभी स्किप नहीं करता है। उसको अगर बोलते हैं कि तुम्हें इतना करना है तो वो उतना कर देता है। और ये मतलब कुछ उन एथलीट्स में से है जिनका मतलब, और ये वो बहुत ही मतलब कम उतने अच्छे माइंडसेट वाले एथलीट्स में से है। मतलब ऐसा है कि अगर इसका 48 के नीचे टाइम नहीं आ पाएगा इसके पूरे करियर में, तो जहां तक कि वो उसके कोच की गलती होगी, या फिर प्रॉपर उसको गाइडेंस नहीं मिल पाएगी, या फिर कोई और एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे जैसे फैमिली प्रेशर या फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इन सब चीजों की वजह से ही इसका हो सकता है इंप्रूवमेंट ना आ पाए। लेकिन उसके लिए भी इसको मतलब जैसा अभी मेहनत कर रहा है वैसे ही मेहनत करते रहनी पड़ेगी। लेकिन इसका भी ट्राई करेंगे कि हम जितना हो सके उतना जल्दी इंप्रूवमेंट आने लग जाए। बाकी इसको फिर एक कोलेस्ट्रॉल की भी प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव सिस्टम उतना ज्यादा अच्छा नहीं है इसका, कोई भी सप्लीमेंट्स लेता है तो वो इसको सूट नहीं करते हैं ज्यादा जल्दी। और अभी भी इस महीने इसकी तबीयत बीच में खराब हो गई थी लास्ट में, तो हो सकता है कि उसकी वजह से थोड़ी बहुत वीकनेस होगी बॉडी में। तो ये था इस पूरे महीने के ट्रेनिंग का रिजल्ट। आज 1 मार्च को कुछ और एथलीट्स ने भी ट्रायल दिया था, कुछ नए एथलीट्स हैं, कुछ पुराने एथलीट्स हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस क्या आई थी ये हम अगले एपिसोड में आपको दिखाएंगे। आई होप आपको ये पूरे वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो थैंक यू सो मच। अगर आप चाहते हो कि मैं हर महीने ऐसे ही वीडियोस बनाते जाऊं तो थोड़ा मोटिवेट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दो, और अपने किसी भी एक एथलीट दोस्त के साथ में शेयर कर देना इसे। अब हम अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, और आपकी ट्रेनिंग के लिए ऑल द बेस्ट।